हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CIV के AVM मॉड्यूल डी का एक क्विक रिवीजन करेंगे, वो भी सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ मॉड्यूल डी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंपल और आसान भाषा में डिस्कस करूंगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है CIV में सक्सेस के लिए फोकस्ड रिवीजन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर आपको इस रिवीजन के साथ कंसाइज PDF नोट्स चाहिए तो वो आप हमारे कैप्सूल कोर्स में भी ले सकते हैं, जो आपको तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। पूरा वीडियो को देखिए और मैं गारंटी करता हूं कि आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे। कंसेप्ट के साथ हम लोग ये देखते हैं कि इस टॉपिक है स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर NBFC। तो NBFC का रोल क्या है? तो NBFC का रोल क्या है दोस्तों? NBFC क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंक को सपोर्ट करते हैं एक एक्स्ट्रा सोर्स बन के क्रेडिट यानी लोन प्रोवाइड करने में। ठीक है, लिखा है ना, क्रेडिट इंटरमीडिएटरीज। तो एक तरह का सोर्स है, ये बैंक के जैसे ही हैं लेकिन कुछ यूनिक रोल और फंक्शन के साथ। अब यदि हम इसके रेगुलेशन का, इसका कंसेप्ट क्या है, ये जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन, इसका कंसेप्ट क्या है? तो NBFC का रेगुलेशन स्केल बेस होता है, यानी इनका रेगुलेशन उनके साइज और रिस्क के हिसाब से प्रोपोर्शनेट है। वही मतलब हुआ स्केल बेस का, मतलब हुआ कि इनका जो रेगुलेशन है उनका साइज और रिस्क के हिसाब से प्रोपोर्शनेट है। अगर NBFC का रिस्क ज़्यादा है तो उस पर स्ट्रिक्ट रूल लगते हैं, राइट। तो अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। NBFC को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 4 लेयर आते हैं। पहला होता है हमारा बेस लेयर, राइट। तो सबसे पहला लेयर क्या होता है? हमारा बेस लेयर होता है। यह वो NBFC हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते और जिनके एसेट 1000 करोड़ से कम है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बेस लेयर हमारा नॉन डिपॉजिट NBFCs होते हैं। तो यह वो NBFCs हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते और जिनके एसेट 1000 करोड़ से कम है। प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है मिडिल लेयर। फिर आता है मिडिल लेयर, जिसमें इसमें ऐसे NBFC आती हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं या उनके एसेट 1000 करोड़ से या उससे ज़्यादा होते हैं। फिर आता है हमारा अपर लेयर। अपर लेयर में वो NBFC हैं जो काफ़ी लार्ज हैं और उनके सिस्टम पे इम्पैक्ट हो सकता है, यानी ये सिस्टमेटिकली रिस्की हैं। ठीक है, सिस्टमिक रिस्क जिसको बोलते हैं, सिस्टमिकली रिस्की हैं। और सबसे ऊपर आता है टॉप लेयर। तो टॉप लेयर जो डिज़ाइन में खाली रखा गया है, लेकिन अगर कभी ज़्यादा रिस्क वाले NBFC आइडेंटिफाई होते हैं तो उन्हें यहाँ डाला जा सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप लेयर बोलते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं डिफरेंट NBFC एक्टिविटीज़ की। तो NBFC काफ़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। जैसे आप यहाँ P2P देखेंगे जो कि पीयर टू पीयर होता है। AA का मतलब अकाउंट एग्रीगेटर होता है। NOFSC का मतलब होता है दोस्तों नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। और कई अलग तरह के होते हैं, SPD, IDF, CIC, HFC और IFC। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको NBFC को उनके लेयर और टाइप के हिसाब से कैटेगराइज भी किया जाता है। जैसे कि आपने बेस लेयर देखा, तो बेस लेयर में P2P आते हैं, AA आते हैं, NOFSC आता है और ऐसे NBFC आते हैं जो पब्लिक फंड को एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट पब्लिक फंड, इसको बेस लेयर बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर में क्या आता है? मिडिल लेयर में NBFC D आता है। NBFC D मतलब कि डिपॉजिट टेकिंग NBFC, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC। फिर CIC आएगा। CIC क्या होता है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और IFC आता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आती है। उसके ऊपर आता है हमारा अपर लेयर। अपर लेयर में क्या होता है कि टॉप 10 NBFC हैं जो एसेट साइज के हिसाब से टॉप पर हैं और कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के थ्रू सेलेक्ट किए गए हैं। जो टॉप 10 बाय एसेट है और कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं। और सबसे ऊपर आता है हमारा टॉप लेयर। तो टॉप लेयर खाली रखा गया है, लेकिन अगर कोई NBFC ज़्यादा सिस्टमिक रिस्क क्रिएट करती है तो उन्हें यहाँ डायरेक्टली डाला जा सकता है। वैसे तो टॉप लेयर को एम्प्टी रखा गया है, लेकिन यदि कोई सिस्टमिक रिस्क प्रेजेंट करती है तो उनको यहाँ पे डाला जा सकता है। अब यदि हम थोड़ा सा NBFC के टाइप्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए कुछ स्पेसिफिक टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि आपका NBFC ICC होता है। ये ICC का फुल फॉर्म क्या बता दूँ मैं? इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और जो फैक्टर्स हैं जो अपने स्किल के हिसाब से प्लेस किए गए हैं। कुछ हमारे गवर्नमेंट NBFCs होते हैं, सिर्फ बेस और मिडिल लेयर में ये अलॉट है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट NBFC बेस और मिडिल लेयर में ही अलॉट होते हैं। दूसरी बात, यदि हम NOF रिक्वायरमेंट की बात करें, नेट ऑन फंड बोला जाता है, तो NBFC ICC, NBFC MFI और फैक्टर जैसे NBFC के लिए 10 करोड़ का मिनिमम नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट है। ये 10 करोड़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस के लिए कुछ टाइम पीरियड भी दिया गया है। एक बार मैं आपको क्विकली रिकॉल करवा दूँ सारा पॉइंट जो अभी हमने डिस्कशन किया, क्योंकि रिकॉल करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि NBFC बैंक को सपोर्ट करते हैं लोन प्रोवाइड करने में। इनका रेगुलेशन उनके साइज और रिस्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, जिसे स्केल बेस्ड रेगुलेशन कहते हैं। NBFC को 4 लेयर में डिवाइड किया गया, बेस, मिडिल, अपर और टॉप।
फिर अलग अलग एनबीएफसी एक्टिविटीज़ है, जैसे P2P लैंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, अलग टाइप के एनबीएफसी जैसे एनबीएफसी आईसीसी और एनबीएफसी एमएफआई स्केल के हिसाब से प्लेस किए गए हैं, राइट। और एनयूएफ रिक्वायरमेंट मैंने बोला आपको 10 करोड़ का होता है इन सभी केस में। चलिए, तो ये था कंटेंट एनबीएफसी रेगुलेशन पे। दोस्तों यदि आपको इस तरह के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जिसके माध्यम से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, तो हमारा एवीएम का कैप्सूल कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी चेंजेस अंडर एसबीआर। आइए समझते हैं क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, बात करने वाले हैं एनबीएफसी के रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में जो नई स्केल बेस रेगुलेशन के तहत आई है। अभी एसबीआर होता क्या है, स्केल बेस रेगुलेशन होता है, राइट। तो इन रेगुलेशन का पर्पज है एनबीएफसी को और भी स्ट्रांग और स्टेबल बनाना, स्पेशली जब वो बड़े हो गए हैं, राइट। तो अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लायंस टाइमलाइन फॉर न्यू रूल। इसका मतलब क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो नए प्रोविजनिंग और कैपिटल रिलेटेड रूल आए हैं उनको एनबीएफसी को पूरा करने के लिए 4 साल का टाइम दिया गया है, ओके। यानी एनबीएफसी के पास अब सफिशिएंट टाइम है अपने कैपिटल और प्रोविजनिंग को नए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने का। बिल्कुल सही बात है। फिर हम लोग डायरेक्टर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। अब एनबीएफसी को अपनी बोर्ड में मिनिमम एक डायरेक्टर रखना होगा जिसके पास बैंकिंग या एनबीएफसी फील्ड में एक्सपीरियंस हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम 1 विद बैंकिंग और एनबीएफसी एक्सपीरियंस। इसका पर्पज़ यह है कि एनबीएफसी के टॉप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट लोग हों जिनका ग्रोथ और रिस्क मैनेज करने में मदद कर सकें। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनबीएफसी को अपने बोर्ड में मिनिमम एक डायरेक्टर रखना होगा जिसके पास बैंकिंग या एनबीएफसी फील्ड में एक्सपीरियंस हो। पर्पज़ क्या है, एनबीएफसी की टॉप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट लोग हों, राइट। फिर हम थोड़ा सा आईपीओ फाइनेंसिंग के बारे में बात कर देते हैं। आईपीओ फाइनेंसिंग पर भी एक नया रूल आया है। एक बोरोवर को 1 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ लोन नहीं दिया जा सकता। कितना का है, 1 करोड़ का, और यह मैक्सिमम लिमिट है। और एनबीएफसी अपने इंटरनल गाइडलाइन के थ्रू इसे और स्ट्रिक्ट भी कर सकती है। फिर हम बात करें इंटरनल कैपिटल असेसमेंट की, तो एनबीएफसी को रिस्क असेसमेंट अब बैंक के तरह करना पड़ेगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ, जैसे क्रेडिट रिस्क हुआ, मार्केट रिस्क हुआ, ऑपरेशनल रिस्क हुआ, यह उनके इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस ICAAP के तहत आता है। उनके साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंगली टेलर किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे एक छोटी एनबीएफसी के पास कॉम्प्लेक्स रिस्क कम होते हैं तो उसका ICAAP सिंपल होगा, वही बड़ी एनबीएफसी को डिटेल रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों। अब प्रूडेंशियल गाइडलाइन बात करते हैं, तो जो हमारा अपर लेयर होता है जिसको एनबीएफसी यूएल कहते हैं, तो अपर लेयर एनबीएफसी के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रूडेंशियल गाइडलाइंस आई हैं, जैसे कि इनको अपने रिस्क वेट एसेट पर कम से कम 9% CET1 कैपिटल रखना पड़ेगा। लिखा गया ना, CET1 मिनिमम 9% कम से कम। फिर इसका मतलब जो एसेट का रिस्क ज़्यादा है उन पर हायर कैपिटल मेंटेन करना होगा। फिर एक है हमारा लीवरेज लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे अपर लेयर एनबीएफसी हैं इनके लिए लीवरेज लिमिट भी डिसाइड की गई है, जिससे ये इंश्योर होगी इनका ग्रोथ उनके अवेलेबल कैपिटल के साथ बैलेंस में हो, इनका ग्रोथ जो है उनके कैपिटल के साथ बैलेंस में हो। तो यानी ये एनबीएफसी बहुत ज़्यादा लोन नहीं दे सकते बिना अपने कैपिटल को सपोर्ट किए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बाय एसेट क्लास। थोड़ा देखिए मतलब क्या हुआ कि एनबीएफसी में प्रोविजनिंग अलग अलग एसेट क्लास के हिसाब से वेरी करती है। इसका मतलब कि हाई रिस्क एसेट के लिए ज़्यादा प्रोविजनिंग रखनी पड़ती है। यदि हम बात करें क्रेडिट कंसंट्रेशन की, तो क्रेडिट कंसंट्रेशन को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ लिमिट्स भी इंप्लीमेंट किए गए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यदि सिंगल एक्सपोजर है, एक सिंगल बोरोवर के लिए मैक्सिमम एक्सपोजर एनबीएफसी के Tier 1 कैपिटल का 25% तक हो सकता है। और यदि हमारा ग्रुप बोरोवर है तो ग्रुप बोरोवर के लिए मैक्सिमम एक्सपोजर Tier 1 कैपिटल का 40% तक हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर एक एनबीएफसी का Tier 1 कैपिटल मान लीजिए 100 करोड़ है, ठीक है, तो वो किसी एक बोरोवर को मैक्सिमम 25 करोड़ और किसी एक ग्रुप को मैक्सिमम 40 करोड़ ही दे सकती है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब एक बार हम लोग समराइज कर लें, क्विक रिकैप में समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारे नए प्रोविजनिंग और कैपिटल रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एनबीएफसी को 4 साल का समय दिया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखिए। फिर मैक्सिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए जो एनबीएफसी या बैंकिंग का एक्सपीरियंस रखता हो। आईपीओ फाइनेंसिंग पर बोरोवर की लिमिट 1 करोड़ है। एनबीएफसी को बैंक की तरह अपना कैपिटल रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और अपर लेयर एनबीएफसी को CET1 कैपिटल मिनिमम 9% मेंटेन करना है। और उनके सिंगल और ग्रुप एक्सपोजर पर लिमिट भी है, जो मैंने आपको 25% और 40% बताया। चलिए अब थोड़ा सा रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एसबीआर की बात की जा रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरविजन बेस्ड ऑन लेयर्स। देखिए एनबीएफसी को अब उनके लेयर के हिसाब से मॉनिटर किया जा रहा है, जैसे कि बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर। मिडिल और अपर लेयर वाले एनबीएफसी पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा, क्योंकि ये लेयर ज़्यादा रिस्क पोज करते हैं। किसके लिए? मिडिल और अपर लेयर के लिए। यदि हम आरएमसी की बात करते हैं, आरएमसी क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होता है। देखिए एनबीएफसी को अपना रिस्क मैनेज करने के लिए एक आरएमसी बनाया गया है। आरएमसी को अपने रिस्क और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहना होगा और डिस्क्लोजर में इन्हांस किया गया है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एनबीएफसी में रिस्क बढ़ने के चांसेस हैं, मान लीजिए कोई एनबीएफसी है उसमें रिस्क बढ़ने वाला है,
तो आरएमसी का काम है टाइमली डिस्क्लोज करना और नेसेसरी एक्शन लेना, ठीक है। तो टाइमली डिस्क्लोज करना होगा, नेसेसरी एक्शन लेना होगा। फिर एक आता है लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क फॉर अपर लेयर, यानी एलईएफ जिसको बोलते हैं, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। देखिए अपर लेयर वाला एनबीएफसी के लिए सेक्टर एक्सपोजर को लिमिट किया गया है, यानी एक ही सेक्टर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का लिमिट है जो रिस्क को कंट्रोल में रखने में हेल्प करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिसको एलईएफ कहा जाता है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क कहा जाता है अपर लेयर के लिए, यानी अपर लेयर वाले एनबीएफसी के लिए सेक्टर एक्सपोजर को लिमिट किया गया है, एक ही सेक्टर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का लिमिट है, राइट, यही बताया जा रहा है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मैनेजरियल रिस्ट्रिक्शन की, जिसमें डुअल ऑफिस रोल आता है। देखिए अब एनबीएफसी में की स्टाफ डुअल रोल में काम नहीं कर सकते, यानी एक ही पर्सन मल्टीपल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, और इस रूल को फॉलो करने के लिए एनबीएफसी के पास 2 साल का कॉम्प्लायंस पीरियड है। यदि डिस्क्लोजर की बात करें तो एनबीएफसी को अपने एनुअल रिपोर्ट में गवर्नेंस और ऑडिटर के ओपिनियन भी डिस्क्लोज करने होंगे, ताकि शेयर होल्डर और पब्लिक को यह पता चले कि एनबीएफसी अपने गवर्नेंस में कितनी ट्रांसपेरेंट है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है न्यू गाइडलाइंस आरबीआई गाइडलाइन फॉर एनबीएफसी। नए आरबीआई गाइडलाइन के तहत एनबीएफसी को एक्सेप्शनल आइटम, ब्रीचेज, डिफॉल्ट, एसेट डाइवर्जेंस, ये सभी को टाइमली रिपोर्ट करना होगा। यह इन्फॉर्मेशन एनबीएफसी के फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क को क्लियरली दिखाता है। यदि हम सीसीओ के रूल की बात करें, जिसको हम लोग चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं, तो एनबीएफसी में एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है, इसका रोल भी बहुत जरूरी है। यह सीसीओ बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी लेता है। फिर आता है बात कॉम्पेंसेशन एंड रिमनरेशन कमेटी का। तो कॉम्पेंसेशन या सैलरीज को बोर्ड अप्रूव करेगा और इसके लिए एक रिमनरेशन कमेटी होगी। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है, मैलस और क्लॉबैक प्रोविजन भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने जो मैं नोट्स प्रस्तुत कर रहा हूँ ना, एकदम टू द पॉइंट है। देखिए बुक में पढ़ने जाइए, आपको ये पेज, यही चीज़ आपको 30 से 40 पेज में मिलेगा, जिसमें आपको ये बताना मुश्किल होगा क्या छोड़े और क्या पढ़ें। और आपके सामने मैं की पॉइंट्स डाल रहा हूँ, जिसको मैं आप यदि सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और उसको आप सुन के ही चीज़ों को समझ सकते हैं। यदि हम मैलेस और क्लैबैक प्रोविजन भी है, जो कि एक एनबीएफसी में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, राइट। मैलेस और क्लैबैक का मतलब है कि अगर कोई स्टाफ मेंबर गलत काम करता है तो उसका कुछ कॉम्पेंसेशन वापस लिया जा सकता है। अब आपको पूछ देगा एग्जाम में, व्हाट इज मैलेस प्रोविजन इन एनबीएफसी, तो मैंने बताया ना कि कोई भी कुछ गलत करेगा तो उसका प्रोविजन वापस ले लिया जाएगा, सिंपल भाषा है, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बोर्ड के रोल्स और गवर्नेंस स्टैंडर्ड की। बोर्ड के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन किया गया है। बोर्ड रेगुलर बेसिस पर एनबीएफसी के पॉलिसीज का रिव्यू करेगा और विसल ब्लोअर पॉलिसी को सपोर्ट करेगा, राइट। अगर कोई एम्प्लॉय इशू रिपोर्ट करना चाहे तो वो सेफ रहे। मैंने यह बताया था कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है। एनबीएफसी के सब्सिडरीज में भी सेम गवर्नेंस स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे। एक बार हम लोग क्विकली रिकैप कर लें। मैंने क्या बताया आपको कि एनबीएफसी को लेयर के हिसाब से सुपरवाइज किया जा रहा है। मिडिल और अपर लेयर पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविजन है, राइट। उसके बाद मैंने क्या बताया कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आरएमसी जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जरूरी है, और डिस्क्लोजर और भी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो अपर लेयर है, अपर लेयर एनबीएफसी को एक ही सेक्टर में लिमिटेड एक्सपोजर रखना होगा। फिर कह रहा है कि की स्टाफ के लिए डुअल रोल पर रिस्ट्रिक्शन है और एनुअल रिपोर्ट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी। और फिर फाइनली है कि सीसीओ और रिमनरेशन कमेटी का रोल भी ऐड किए गए हैं, ताकि एनबीएफसी और अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट हो, राइट। चलिए दोस्तों, यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करने में हिचकिचाइएगा मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो नए रेगुलेशन के तहत आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नेंस के बारे में। सबसे पहला आता है कोर बैंकिंग। देखिए अगर किसी एनबीएफसी के पास 10 या उससे ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो उसको नेक्स्ट 3 ईयर में कोर बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोर बैंकिंग सिस्टम से फ़ायदा यह है कि सारी ब्रांचेज एक ही सिस्टम पर काम करती है, जो ट्रांजैक्शन को और ट्रांसपेरेंट और इजीली ट्रैकेबल बनाता है। जैसे बैंक में आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं, राइट, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में किसी ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वैसे ही एनबीएफसी का यही फीचर प्रोवाइड होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बोर्ड मेंबर की क्वालिफिकेशन की, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एनबीएफसी के बोर्ड मेंबर के लिए अब रिलेवेंट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, यानी उनके पास फाइनेंस या एनबीएफसी इंडस्ट्री का प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो एनबीएफसी को अच्छे से गाइड और मैनेज कर सकें। उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रांजिशन पाथ की बात कर लेते हैं। देखिए एनबीएफसी को अपने शेयर को, अच्छा एक चीज़ समझिए, सुनिए ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिस्टिंग की बात की जा रही है। देखिए एनबीएफसी को अपने शेयर को 3 सालों में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना पड़ेगा,
ठीक है। इस लिस्टिंग से एनबीएफसी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने आएगी, यहाँ वही चीज़ बताया जा रहा है। और दूसरी बात एक और चीज़ याद रखिए कि टॉप लेयर वाले एनबीएफसी को हाई कैपिटल चार्ज और इंटेंसिव सुपरविजन फेस करना पड़ेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो टॉप लेयर में वो एनबीएफसी आते हैं जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो उनको और भी क्लोज मॉनिटर किया जाएगा। फिर यदि हम अपर लेयर की बात करें तो एनबीएफसी अपर लेयर में क्लासिफाइड होते हैं, उनको आरबीआई की तरफ से 24 महीना मिलता है, 24 महीना मिलता है कंप्लायंस के लिए, यहाँ लिखा गया ना 24 मंथ टू कंप्लाई। और उनके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी भी होनी चाहिए जो 3 महीने में बन जानी चाहिए, यहाँ लिखा गया ना बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी नीडेड इन 3 मंथ। अच्छा, अब यदि हम बात करें ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट की, समझने का प्रयास कीजिए। एनबीएफसी को मिनिमम 5 साल तक इन्हांस रेगुलेशन के अंदर रहना पड़ेगा, जो इन्हांस रेगुलेशन है। और इसके अंदर अगर उनका परफॉर्मेंस और रिस्क प्रोफाइल सही हो तो बोर्ड अप्रूवल के साथ वो इस रेगुलेशन से जल्दी एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो एग्जिट कर सकते हैं। फिर क्राइटेरिया प्रॉक्सिमिटी नोटिफिकेशन, मतलब क्या हुआ समझिए, आरबीआई एनबीएफसी को नोटिफाई करता रहेगा अगर वो अपर लेयर स्टेटस के करीब रहे, और पीरियोडिक रिव्यू के थ्रू उनका असेसमेंट चेक भी करता रहेगा। कौन करेगा? आरबीआई करेगा। अब थोड़ा सा हम गवर्नमेंट एनबीएफसी के लिए जो एग्जाम्पशन है उसकी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट एनबीएफसी को अपर लेयर कॉम्प्लायंस से एग्जाम्प्ट रखा गया है जब तक वह स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करे। अब देखिए उसके बाद हम सीसीओ के रोल की बात कर लेते हैं। तो चीफ कंप्लायंस का रोल एनबीएफसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर रेगुलेशन, मतलब आने वाले टाइम में जो एनबीएफसी पब्लिक फंड या इंटरफेस के बिना काम करती है उसके लिए भी कंप्लायंस गाइडलाइन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस की बात करें तो सीसीओ का रोल है कि वो इंश्योर करे कि एनबीएफसी सारे रूल और इंटरनल पॉलिसी को फॉलो करें और किसी भी कंप्लायंस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। तो एक बार मैं आपको क्विकली रिकैप करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हमने ये देखा, तो दोस्तों क्विक रिकैप में ये पॉइंट्स हैं कि एनबीएफसी जिनके 10 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं उनको कोर बैंकिंग सिस्टम 3 सालों में अडॉप्ट करना है, ये रट लीजिए, 10 से ज़्यादा ब्रांच 3 साल, ये सब की पॉइंट्स हैं। उसके बाद बोर्ड मेंबर को रेलिवेंट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है और एनबीएफसी को 3 सालों में लिस्ट होना पड़ेगा, यहाँ देखिए लिखा गया है लिस्ट होना पड़ेगा 3 सालों में, यहाँ देखिए। फिर कहा जा रहा है कि टॉप लेयर एनबीएफसी पर हायर कैपिटल चार्ज और स्ट्रिक्ट सुपरविजन होगा, राइट। और अपर लेयर एनबीएफसी के पास कंप्लायंस के लिए 24 महीने हैं और उनको मिनिमम 5 ईयर तक इन्हांस रेगुलेशन में रहना होगा, 24 मंथ एंड 5 ईयर, ये याद रहना होगा आपको। अपर लेयर की बात की जा रही है। और गवर्नमेंट एनबीएफसी अपर लेयर कंप्लायंस से एग्जेम्प्टेड है और कंप्लायंस और सीसीओ रोल गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल है। चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग कंप्लायंस डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों अब आइए हम लोग कंप्लायंस डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर और लीडरशिप की बात करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, या हियर इट इज। सो सी देखिए, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को सीसीओ यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर लीड करते हैं और यह डिपार्टमेंट काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है, राइट। तो सीसीओ इसको लीड करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा, जस्ट वेट अ मिनट, या करेक्ट। तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक जस्ट वेट अ मिनट, ओके। अभी मैं जो स्किप कर रहा हूँ उसको मैं बाद में आपको डिस्कस करता हूँ, पहले मैं ये पॉइंट आपको समझा दूँ। देखिए कौन लीड करता है, तो सीसीओ लीड करता है और यह डिपार्टमेंट काफ़ी इंडिपेंडेंट होता है, यानी दूसरे डिपार्टमेंट से अलग अलग काम करता है। इसमें एक पॉइंट आप देखिएगा, एनुअल रिस्क असेसमेंट, मतलब हर साल एनबीएफसी को अपने कंप्लायंस रिस्क का असेसमेंट करना पड़ता है। इसका मतलब उनको देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कंप्लायंस रिस्क में आ सकता है और उसको सॉल्यूशन प्लान करना पड़ता है। यदि सीनियर मैनेजमेंट की बात करें तो सीनियर मैनेजमेंट का काम है कंप्लायंस फेलियर और गाइडलाइन का रिव्यू करना, अगर कहीं कुछ इशू है तो उसको रेक्टिफाई यानी करेक्ट करना। फिर अथॉरिटी की बात करें तो कंप्लायंस टीम को अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकती है और एनबीएफसी में फ्रीली कम्युनिकेट कर सकती है। एक होता है हमारा डुअल हैटिंग रिस्ट्रिक्शन। ये क्या होता है कि सीसीओ को डुअल हैटिंग से बचना होता है, मतलब ये ऐसे कमिटी में नहीं रह सकते जहां उनका रोल कॉन्फ्लिक्ट हो। क्वालिफिकेशन, तो कंप्लायंस टीम में कम काम करने वाले लोगों का बैकग्राउंड काफ़ी डाइवर्स होना चाहिए, जैसे कि बिजनेस, ऑडिट, लॉ, रिस्क, आईटी, ताकि वो हर एंगल से कंप्लायंस को मैनेज कर सकें। साथ ही एक सक्सेशन प्लान भी होना चाहिए ताकि सीसीओ के बाद कौन आएगा ये क्लियर हो। फिर एक हम बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो कंप्लायंस रिस्क एनबीएफसी के इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क में भी शामिल है। रेगुलर ऑडिट होते हैं और जो फाइंडिंग है वो सीसीओ को बताई जाती है ताकि वो टाइमली एक्शन ले सके। फिर हम लोग आरबीआई के सुपरविजन की बात करें तो आरबीआई ने एनबीएफसी के रिस्क असेसमेंट में कंप्लायंस रिगर को भी शामिल किया है। इसका मतलब कि आरबीआई भी कंप्लायंस की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी को मॉनिटर करता है। सीसीओ का टेनर क्या होता है, तो सीसीओ की मिनिमम 3 साल की फिक्स टर्म होती है और उनके पास इंडस्ट्री और रेगुलेटर का नॉलेज होना जरूरी है। फिर हम बात करें इंडिपेंडेंस की, तो सीसीओ को इंडिपेंडेंस मेंटेन करना होता है ताकि वो अपने जजमेंट इंडिपेंडेंट तरीके से ले सकें। साथ ही उनका सिलेक्शन बोर्ड या बोर्ड कमिटी करती है एक डिफाइंड प्रोसेस के हिसाब से। अब आरबीआई नोटिफिकेशन फॉर सीसीओ अपॉइंटमेंट, इसको समझिए। देखिए एनबीएफसी को आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है कि अगर सीसीओ अपॉइंट, ट्रांसफर, रिजाइन या रिमूव हो रहे हैं तो ये आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट।
एनबीएफसी को आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और सीसीओ का प्रोफाइल क्या होना चाहिए, फिट और प्रॉपर होना चाहिए, आपको यहाँ लिखा जा रहा है। अब देखिए एक पॉइंट लिखा जा रहा है जो कि रिपोर्टिंग लाइन से रिलेटेड है। देखिए सीसीओ डायरेक्टली एमडी एंड सीईओ या बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, और अगर एमडी और सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हैं तो बोर्ड के साथ उनके क्वार्टरली मीटिंग भी होते हैं, यहाँ लिखा है ना क्वार्टरली मीटिंग, ठीक है। सीसीओ का बिजनेस यूनिट के साथ डायरेक्ट टाइज नहीं होना चाहिए, और उनके अप्रेजल का रिव्यू बोर्ड या कमिटी करती है, कोई बिजनेस टाई नहीं होना चाहिए, राइट। एक बार क्विकली रिकैप कर लें, मैंने क्या बताया आपको कि कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट को सीसीओ लीड करता है, मैंने भी बताया, और जो इंडिपेंडेंट होता है और उनके पास एनुअल रिस्क असेसमेंट और रिकॉर्ड एसेस की अथॉरिटी होती है। सीनियर मैनेजमेंट कॉम्प्लायंस फेलियर और गाइडलाइंस को मॉनिटर करता है। सीसीओ के पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस और टेनर फिक्स होता है, कितना टेनर होता है, 3 से ज़्यादा साल का होता है। और सीसीओ का एमडी या सीईओ या बोर्ड के साथ डायरेक्ट रिपोर्टिंग होता है, और उनके पर शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले कंसेप्ट के साथ। देखिए कॉम्प्लायंस कल्चर का पहले मीनिंग समझते हैं। देखिए कॉम्प्लायंस कल्चर का मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल और लॉफुल बिहेवियर को प्रमोट करना, राइट। तो यह सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि ग्रोथ, यहाँ देखिए ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना भी है। तो इसमें सीनियर मैनेजमेंट का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो कॉम्प्लायंस को सपोर्ट करते हैं, राइट। उसके बाद कॉम्प्लायंस को हायरिंग, ट्रेनिंग, रिवार्ड्स में इंटीग्रेट करना ज़रूरी है ताकि हर लेवल पर इसका इम्पैक्ट दिखे। कॉम्प्लायंस का मेन गोल है फेयरनेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लायंस का मेन गोल क्या है दोस्तों, फेयरनेस, इथिकल वैल्यू, लॉफुल बिहेवियर। तो कॉम्प्लायंस का मेन गोल है फेयरनेस। फिर उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और कस्टमर राइट को रेस्पेक्ट करना। इसके मैट्रिक्स भी ट्रैक करते हैं ताकि पता चल सके कि हम कितना इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट। तो इसके इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी होते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स जो है कॉम्प्लायंस प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, इफेक्टिवनेस को ट्रैक करते हैं, ये बताते हैं कि हम कितना इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट। अब देखिए बैंक्स के लिए इसका काफ़ी बेनिफिट्स है। यदि हम बैंक्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसका काफ़ी बेनिफिट है, जैसे कि रिस्क रिड्यूस होता है, यहाँ देखिए इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे क्या क्या बेनिफिट है, जैसे कि रिस्क कम होता है इससे, और एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होता है, एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्क कम होना, और रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर के साथ रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो ये कॉम्प्लायंस कल्चर कैपिटल प्लानिंग और स्ट्रेस टेस्ट में भी सपोर्ट करता है। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि इस स्लाइड के माध्यम से हमने देखा कि कॉम्प्लायंस कल्चर होता क्या है, इसकी एसेंस क्या है, और फिर उसके बाद इसके मैट्रिक्स कैसे होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका गोल क्या है, और बैंक के पर्सपेक्टिव में कैसे ये बेनिफिशियल है ये कल्चर। चलिए अब हम लोग अगली स्लाइड में आते हैं और हम लोग देखेंगे पुअर कॉम्प्लायंस कल्चर का मतलब क्या है। देखिए पुअर कॉम्प्लायंस कल्चर का मतलब है जब ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म गेन पे फोकस करती है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को इग्नोर करती है, ठीक है। ऐसे कल्चर में डोमिनेंट लोग कंट्रोल में होते हैं लेकिन ओवरसाइट वीक होता है, डोमिनेंट इंडिविजुअल, वीक ओवरसाइट, ठीक है। ऐसे कल्चर में मैंने आपको बता दिया डोमिनेंट लोग कंट्रोल में होते हैं, रेगुलेशन को सिर्फ टिक बॉक्स के लिए फॉलो किया जाता है, राइट, और इंटरनल कंट्रोल को शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, राइट। यहाँ लिखा गया टिक बॉक्स अप्रोच टू रेगुलेशन, और इंटरनल कंट्रोल में ब्रीचेज रहते हैं इमीडिएट बेनिफिट के लिए। दोस्तों आप यदि बुक में पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो लगभग आपको 30 से 40 पेज में कंटेंट मिलेगा, और हमारे इस वीडियोस के माध्यम से मात्र 10 मिनट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कवर कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट है हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है, एवीएम का कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, यार मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्स में आपको हर एक यूनिट के इस प्रकार के 10 मिनट मिरेकल PDF मिलते हैं, जिसके माध्यम से आपका रिविजन बहुत ही फास्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंसेंटिव नहीं होते, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर रिस्क मैनेजमेंट, और इशूज़ को छुपाया जाता है, कंसीलिंग इशूज़, किसी को ओपनली बात करने से डिस्करेज किया जाता है, राइट। और यह सब रिस्क ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं, यही सब ऑब्वियसली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग पुअर कॉम्प्लायंस कल्चर की बात कर रहे हैं। तो यह सब रिस्क ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करते हैं जिससे दूसरे लोगों की पर्सपेक्टिव को इग्नोर हो जाती है। अब इसका कॉस्ट क्या होता है, तो प्योर कॉम्प्लायंस के काफ़ी कॉस्ट होते हैं, जैसे कि सैंक्शन, फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशन डैमेज। एग्जांपल के लिए ग्लोबली 400 बिलियन से ज़्यादा पेनल्टीज़ लग चुकी हैं 2008 से। इंडिया में आरबीआई ने 2020-21 में 34 एंटिटीज़ पर टोटल 90.51 करोड़ का फ़ाइन लगाया है। तो अब आपके बुक में बहुत सारे बैंक का एग्जाम्पल दिया है, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर डूज ऑन डोंट्स डिफाइन करना चाहिए सब एम्प्लॉय के लिए। ये आपका डू है और ये आपका डोंट है।
और फिर जो हमारे मिसकंडक्ट केसेस हैं उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए ताकि आगे ऐसे मिस्टेक अवॉइड हो सकें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं कि अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ने कुछ कॉमन पेनल्टी ट्रिगर और कंप्लायंस प्रोग्राम के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई पेनल्टी लगाता है अगर बैंक मिस सेलिंग करे, यहाँ देखिए मिस सेलिंग डेरिवेटिव, तो अगर बैंक मिस सेलिंग करे तो आरबीआई उस पर पेनल्टी लगाता है, जैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट गलत सेल करना या केवाईसी एएमएल नॉर्म्स का नॉन कॉम्प्लायंस, रेगुलेटरी या इंटरनल रूल ब्रेक होना, जैसे ड्यू डिलीजेंस का लैप्स होना या फिक्स डिपॉजिट का मिसयूज होना, यह सभी बड़े ये सब के सब ट्रिगर्स कहलाते हैं। और ये सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 और 53(1) में लिखा गया है। कॉम्प्लायंस का मेन पर्पज़ क्या है कि यह बैंक अपने ट्रस्ट और रेपुटेशन को बनाए रखें, और मिसकंडक्ट से सीखने के लिए केस स्टडी का यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि आप रिसेंट केस में एयरटेल पेमेंट बैंक का केवाईसी इशू आया, इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंसिंग इशू आया, ये सब रिसेंट केसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि कॉम्प्लायंस का मेन पर्पज़ यही है कि बैंक अपने ट्रस्ट और रेपुटेशन को बनाए रखें, मिसकंडक्ट से सीखने के लिए केस स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब देखिए इंडिया में आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने लैंडिंग, राइट, फाइनेंस और स्टैट्यूटरी रूल्स लैप्स के लिए भी पेनल्टी लगाई है। देखिए लैंडिंग, फाइनेंस एंड स्टैट्यूटरी रूल में लैप्स आएंगे तो आरबीआई पेनल्टी लगाएगी। कॉम्प्लायंस को डेली ऑपरेशन में इंटीग्रेट करना चाहिए, लिखा गया है ना, इंटीग्रेट कॉम्प्लायंस इन डेली ऑपरेशन, क्योंकि यह कल्चर का कोड है। कॉम्प्लायंस को डेली ऑपरेशन में इंटीग्रेट करना चाहिए क्योंकि यह कल्चर का कोड माना जाता है, राइट। यू कैन सी कल्चर इट इज़ कोड फॉर ट्रस्ट, इंटीग्रिटी एंड लॉफुल कंडक्ट। कॉम्प्लायंस रूल्स तो 1992 से ही है, लेकिन क्राइसिस के बाद इस पर और इम्फेसिस दिया गया ताकि फ्रॉड कम से कम हो, राइट। और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लायंस प्रोग्राम बनाने के लिए यह स्टेप फॉलो करने चाहिए। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप है। पहला है कि रिटर्न पॉलिसी बनाएं, उसके बाद एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर और कमेटी को अपॉइंट करें, उसके बाद रेगुलर ट्रेनिंग दें, इनकरेज करें, ओपन कम्युनिकेशन को इनकरेज करें, इंटरनल मॉनिटरिंग और ऑडिट रखें, और स्टैंडर्ड इन्फोर्स करें और करेक्टिव एक्शन लें। तो ये सभी है हमारा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लायंस कल्चर और इन्हांसमेंट, राइट। सो कॉम्प्लायंस कल्चर और इन्हांसमेंट के बारे में बात करते हैं कि कॉम्प्लायंस कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ की एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि लीडरशिप का सपोर्ट होना चाहिए, राइट, जिसे हम टोन एट द टॉप भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, टोन एट द टॉप, जिसको क्या कहा जाता है, लीडरशिप सपोर्ट, टोन एट द टॉप। ये कल्चर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट होना चाहिए, और कंप्लायंस स्टाफ का रोल विजिबल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पॉलिसी सब पर यूनिफॉर्मली अप्लाई होनी चाहिए, और रिवार्ड्स रिस्क के बेसिस पर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं, मतलब रिवार्ड जो है रिस्क के बेसिस पर होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लायंस प्रोग्राम के लिए फंडिंग और टारगेटेड ट्रेनिंग ज़रूरी है। कॉम्प्लायंस में इन्वेस्टमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है, जिससे फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस प्रिवेंट किया जा सके। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है कॉम्प्लायंस इन्वेस्टमेंट, ओके। बैंक अपने कॉम्प्लायंस इन्हांस कर सकते हैं ऑटोमेशन और टेक के थ्रू। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इन्हांस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ऑटोमेशन और टेक से क्या होगा कि आपका एरर कम होता है, और रिकॉर्ड मेंटेन करके कॉम्प्लायंस कमिटमेंट भी दिखाया जा सकता है। जहाँ तक बात है बोर्ड और मैनेजमेंट की, तो बोर्ड और मैनेजमेंट के रोल इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड इंटीग्रिटी प्रमोट करता है और मैनेजमेंट कॉम्प्लायंस को इन्फोर्स करता है। कॉम्प्लायंस के लिए क्लियर और कंटिन्यूस कम्युनिकेशन और कॉम्प्लायंस कल्चर को इनकरेज करने के लिए इंसेंटिव भी ज़रूरी है। लिखा गया है ना, क्लियर कम्युनिकेशन, इंसेंटिव, ये सभी ज़रूरी हैं। प्रिवेंटिव कॉम्प्लायंस से फ्यूचर में ब्रीचेस को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंटिव का नाम ही रखा है ना कि जो फ्यूचर में ब्रीचेस आएंगे उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लायंस ऑर्गेनाइजेशन एंड जीआरसी सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, कॉम्प्लायंस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ अलाइनमेंट और ऑपरेशन रिस्क के साथ कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कॉम्प्लायंस ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ अलाइनमेंट, किसके साथ अलाइनमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अलाइनमेंट, और दूसरी बात कि कोलैबोरेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक की पॉइंट है कि कंप्लायंस टीम को अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस, रिसोर्सेज और बोर्ड का एक्सेस मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, कॉम्प्लायंस को, कॉम्प्लायंस टीम को। अथॉरिटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रिसोर्सेज और बोर्ड का एक्सेस मिलना चाहिए। इंटरनल ऑडिट का काम है इंडिपेंडेंट रिव्यू देना, ऑब्वियस सी बात है। और जो हमारे चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर होते हैं, सीसीओ जिनको कहा जाता है, राइट, तो चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर कॉम्प्लायंस कल्चर, कॉम्प्लायंस पॉलिसी और अवेयरनेस डेवलप करता है। यदि हम बात करें रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, तो दोस्तों कॉम्प्लायंस कल्चर का मेन फोकस है रिस्क को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करना। प्रोएक्टिव
रिस्क को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करना बिजनेस एरिया में। अब थोड़ा हम जीआरसी की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, यानी जीआरसी सॉल्यूशन। जीआरसी सॉल्यूशन के थ्रू ये और भी स्ट्रांग होता है। गवर्नेंस के अंदर कंट्रोल, पॉलिसीज, रिस्क और कंप्लायंस को इंटीग्रेट किया जाता है, जो कि स्कोर कार्ड और डैशबोर्ड के साथ मॉनिटर होता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्ड रिस्क असेसमेंट और मॉनिटरिंग के थ्रू इंश्योर होते हैं, और कंप्लायंस को सस्टेनेबल बनाया जाता है रिपीटेबल प्रोसेस के साथ। देखिए लिखा जा रहा है राइट, रिपीटेबल प्रोसेस फॉर सस्टेनेबल कंप्लायंस एट ऑल लेवल, राइट। तो कंप्लायंस को रिपीटेबल प्रोसेस के साथ सस्टेनेबल बनाया जाता है। यदि हम बात करें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की, आजकल वेब बेस्ड जीआरसी ऐप भी हैं जो यूज़र फ्रेंडली मॉड्यूल्स ऑफर करते हैं। यहाँ देखिए वेब बेस्ड जीआरसी ऐप है जो यूज़र फ्रेंडली मॉड्यूल ऑफर करते हैं, जैसे इंसिडेंट मैनेजमेंट, जैसे RCS, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रिस्क कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट, जैसे KRI, की रिस्क इंडिकेटर। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको। अब जरा बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड जीआरसी के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। यह रिडंडेंसी को एलिमिनेट करता है, यानी डुप्लीकेट एफर्ट को अवॉइड करके स्ट्रीमलाइन करता है। यह कॉस्ट एफिशिएंसी भी लाता है, क्योंकि यूनिफाइड रिसोर्सेज का यहाँ पे यूज होता है। रिस्क और कंप्लायंस प्रोसेस क्लियर और कंसिस्टेंट होते हैं, राइट। और एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें सारी कंप्लायंस और रिस्क इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। ओके, अब विसल ब्लोअर पॉलिसी की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये अनइथिकल एक्शन को सेफ तरीके से रिपोर्ट करने का मौका देती है बिना किसी रिटेलिएशन के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो अनइथिकल रिएक्शन है उसको सेफ तरीके से रिपोर्ट करने का मौका देती है बिना किसी रिटेलिएशन के। तो विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। फिर यह पॉलिसी उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करती है जो रिपोर्टिंग प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं, राइट। उसके बाद गुड फेथ रिपोर्ट को जो जेन्युइनली किया गया है उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन मैलिशियस यानी कि गलत नीयत से किया गया रिपोर्ट प्रोटेक्टेड नहीं है। और अगर इशू पब्लिक मैटर से रिलेटेड है तो CEO की अप्रूवल ज़रूरत है, CEO के अप्रूवल की आवश्यकता है यदि पब्लिक मैटर से रिलेटेड कोई मैटर है। तो ये बातें क्लियर हो रही हैं। एक एक चीज़ को मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे पूछे आप जवाब दे पाएँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यदि चीज़ें आपको क्लियर लग रही हैं तो। विसल ब्लोअर कंप्लेंट प्रोसेस काफ़ी सिंपल और ट्रांसपेरेंट होता है। जब कोई वॉयलेशन या अनइथिकल एक्शन दिखे तो वो अपने कंसर्न को ओम्बड्स पर्सन या CBO को रिपोर्ट कर सकते हैं। ओम्बड्स पर्सन या CBO को रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर किसी ने रिटेलिएशन बिहेवियर दिखाया तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। विसल ब्लोअर पॉलिसी में कवरेज है हर टाइप की वॉयलेशन को इंक्लूड करता है, जिसमें से हैरेसमेंट, फ्रॉड, इलीगल एक्ट, अनफेयर प्रैक्टिस और कॉन्फ्लिक्ट, ये सब के सब हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग का स्टेप क्या है। पहले अपने कंसर्न को लिखित या वर्बल फॉर्म में ओम्बड्समैन या CBO को रेज करें। उसके बाद रिव्यू के लिए ओम्बड्समैन या CBO या ऑडिट कमेटी चेक करती है कि कोई कोड ब्रीच तो नहीं हुआ है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखा जाता है, आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है जब तक डिस्क्लोजर इन्वेस्टिगेशन में मदद न करे, और फॉल्स क्लेम पर पेनल्टी लगती है। और फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अगले स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, फाइनली क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑडिट कमेटी इन्वॉल्व पार्टी को इंटरव्यू भी करता है। अगर फाइंडिंग बोर्ड को रिपोर्ट करनी है तो ओम्बड्समैन या CBO डिटेल रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करते हैं। एम्प्लॉय अपने कंसर्न HR हेड, डिपार्टमेंटल हेड, लीगल कॉम्प्लाइंस हेड, CEO या मैनेजमेंट कमेटी को भी रिपोर्ट कर सकता है। अब देखिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 अभी इनैक्टमेंट के लिए पेंडिंग है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एंटरिम मेजर के रूप में IDP रिजोल्यूशन 2004 को इफेक्टिव कर दिया। मतलब अभी तक इसको इनैक्टमेंट किया नहीं गया है 2011 का जो ये एक्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने IDP रिजोल्यूशन 2004 को इनैक्ट कर दिया है, राइट। अब यदि हम बात करें एजेंसी की, तो विसल ब्लोअर कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, CVC जिसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट मिसकंडक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करता है। जो भी मिसकंडक्ट है उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करता है। यह कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट और NGO के लिए एक्सेप्ट होती है, लेकिन आर्टिकल 33A, ये ध्यान से सुनिएगा, यह जो कंप्लेन है पब्लिक सर्वेंट और NGO के लिए एक्सेप्ट होती है, लेकिन आर्टिकल 33A से लेकर 33D के अंदर जो लोग एक्सक्लूडेड हैं उनकी कंप्लेंट नहीं ली जाती, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि जो विसल ब्लोअर कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए काम CVC का होता है, जो गवर्नमेंट मिसकंडक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करती है। यह कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट और NGO के लिए एक्सेप्टेबल होती है। आर्टिकल 33A से लेकर 33D में जो लोग भी हैं उन्हें एक्सक्लूडेड है। एनोनिमस कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन अगर डिस्क्लोजर इन्वेस्टिगेशन में मदद करता हो तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है। हेड को इंश्योर करना पड़ता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखे।
अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीवीसी, सीबीआई या पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन में एक डेजिग्नेटेड एजेंसी होती है, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है, विसल ब्लोअर में एक्ट में एक डेजिग्नेटेड एजेंसी होती है जो कि मिसयूज को इन्वेस्टिगेट करती है और एक्शन रिकमेंड करती है। अगर इन्फॉर्मेंट को विक्टिमाइज किया गया हो तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। जिसने इन्फॉर्मेशन दिया उसको यदि विक्टिमाइज किया जा रहा हो तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अनऑथराइज आइडेंटिटी लीक पर पेनल्टी लगती है। यदि हम सीवीओ की बात करें, जो हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, वो मिनिस्ट्री में कंप्लेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और सीवीसी पीआईडीपीआई के अंदर कंप्लेंट को मॉनिटर करता है और प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। ये पीआईडीपीआई एक्ट है जिसको मैंने बोला था 2004 में लॉ आया था। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि विसल ब्लोअर कंप्लेंट को हैंडल करने का काम सीवीसी का होता है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, सीवीसी जो गवर्नमेंट मिसकंडक्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करता है, लिखा है ना, गवर्नमेंट मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करता है। या कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट और एनजीओ की से ली जाती है। अभी ये सब चीज़ मैंने आपको बताया है यहाँ पे, किससे ली जाती है, एनजीओ से, पब्लिक सर्वेंट से ली जाती है, जो कि और आर्टिकल 33A से लेकर डी के अंदर जो एक्सक्लूडेड है। एनोनिमस कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर डिस्क्लोजर इन्वेस्टिगेशन में मदद करे तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी किया जाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो तो सीवीसी, सीबीआई का, पुलिस का हेल्प ले सकती है। अच्छा, विसल ब्लोअर पॉलिसी में एक डेजिग्नेटेड एजेंसी होती है, मैंने बताया आपको, जो कि मिसयूज को इन्वेस्टिगेट करती है और एक्शन रिकमेंड करती है। अगर विसल ब्लोअर को विक्टिमाइज किया जाए तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर रिक्वेस्ट कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सीवीओ होते हैं वो मिनिस्ट्रीज़ में कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और सीवीसी पीडीपीआईपी के अंदर कंप्लेंट को मॉनिटर करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं सेबी रिक्वायरमेंट एंड रिपोर्टिंग का। तो सेबी के अंदर लिस्टेड कंपनी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इनेबल करेंगे रिपोर्टिंग चैनल के साथ अनएथिकल एक्शन के लिए, और इनका जो मैकेनिज्म होगा वो उनके जो ऑडिट कमेटी है उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा फॉर केसेस इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट के जो केसेस हैं वो किनको मिलेगा, ऑडिट कमेटी को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय को सेफगार्ड जरूरी है ताकि एम्प्लॉय को रिटेलिएशन से बचाया जा सके, और पॉलिसी को ऑडिट कमेटी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा टाइम टू टाइम। इससे क्या होता है, पॉलिसी का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो एथिकल और जो लीगल ब्रीचेज हैं उसको रिपोर्ट करना, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना। स्ट्रक्चर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द ऑडिट कमिटी आर लाइक सुपरवाइजर, दे मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल। The CCO, Chief Compliance Officer, leads compliance and report to the MD and CEO or board or ACB. Compliance is not just at the top. It is everywhere. It is at corporate office, it is at regional office, it is at branches. The CCO's performance is regularly reviewed by the board and the audit committee. Now, let's talk about the role of board and senior management. It all starts from the top. The board and senior management lead by example. They create a compliance policy and the CCO reports to them. They make sure there is no conflict of interest and fix any compliance problem quickly. The board does regular review quarterly and annually to keep everything in check. Senior management role. Senior management, the CCO is chosen by a senior committee. CCO is chosen by a senior committee while the board having the final say. Before the CCO is appointed, they notify the RBI and certify that the CCO is fit and proper. They also make sure the board stay updated with all the regulatory changes and the standards. Now, next point we will discuss that let's talk about the key responsibility of compliance and how things work at the corporate level in simple terms. Let's talk about the key compliance responsibility, testing and reporting. Bank run tests to check if they are following all the rules and report all the results to the board, ACB, audit committee, MD and CEO. Sustaining compliance. Compliance is not just one time thing, it is a part of yearly review process. Plus, they ensure everything aligns with the RBI guideline. Risk management. Every year, the bank check for compliance risk and create a plan to handle them. Compliance structure at the corporate office. Departmental setup. The compliance department is based on central or head office. CCO role. CCO, that is Chief Compliance Officer, is a senior person like a general manager, making sure every compliance risk are managed and teams stay on track. Compliance basis. They follow rules from RBI, laws and internal policy. Risk assessment. This is done by looking at factors like past mistake, the nature of bank activities and how exposed they are to regulatory risk. Independence. The compliance team must focus on compliance, not audit, to avoid any conflict of interest.
Coordination and staffing, teamwork and staffing. The CCO work with all department and is supported by experts in field like law, accounting, IT and business. And that's it. Compliance is all about making sure rules are followed and risks are managed effectively. Now, let's talk about how bank handle regulatory compliance and how compliance department work at the head office. So friends, see, regulatory compliance officer. Bank have separate compliance officer for different regulators like IRDA, SEBI, etc. And they work stay separate. Any concern raised by these regulators are reported to the RBI via chief compliance officers. Right. So regulators means RDI, IRDA, SEBI, these are the regulators, and any concern they are reported to RBI via CCO. So CCO report all these concern to RBI. Now compliance department at head office. So the bank identify which business function must follow regulatory rules. For each product or process, they assess the compliance risk for each product and for each process. Right? They assess the compliance risk to ensure everything is on track. They make sure guidelines and quarterly compliance report are shared on time with the audit committee. Communication system. They also set a communication system to make sure that compliance information flow smoothly between branches and departments. Now let's talk about the each department get a specific compliance requirement and return to submit to authority. Breach circulation. If there is any compliance breach, it is reported to the department along with way to prevent it. CCO. The CCO also play a key role in monitoring new product or services for 6 months to manage any compliance risk. Remember this 6 month term very important. Let's talk about the coordination and compliance. Business operation and compliance team work closely together to keep everything aligned. A compliance checklist is given to auditor to verify branches. The compliance department review any inspection or audit finding related to the compliance, and that's wrap it up. Compliance is all about staying on the top of regulation and making sure that bank run smoothly. Now let's talk about some important responsibility of bank compliance team. So what are the important responsibility of bank compliance? As you can see, compliance testing, right? So let's dive into we break down some important responsibility of bank compliance team, what they do and why does it matter. First we have compliance testing, as you can see it here. See, this is when the bank check its branch to make sure they are following all the rules and guidelines set by the regulators. Think of it as a way to keep everyone in line. Then next we have RBS, that is risk based supervision, or RBS. The bank work closely with the RBI special team to assess risk in different areas. This help the bank stay safe and prepared. Then we have RBI coordination. Speaking of the RBI, the bank also need to respond to RBI queries and submit all necessary report quickly. This is what we call RBI coordination. Then we have cross-border business. For any international banking services, the bank has to make sure it follow all legal rules. This is known as cross-border compliance. Then we have reporting. Branches have to send report every month or quarter, and these are consolidated to give the bigger picture to the board. And then we have overseas. Now for the overseas branch, what is the rule? Overseas branch need to keep their KYC and anti-money laundering policies up to date, and they also need to send periodic certification back to the head office to ensure everything is running smoothly. Then we have testing, as you can see, testing. So just like in local branch, overseas branch must conduct their own compliance test and report their finding. And finally they need to report their submit report to the regulators in their country, especially if there is an issue. Now then after you can see written here monthly, quarterly MIS reporting. So see, try to understand. Back to the main office, that is compliance department reporting. Back to the main office. See, the compliance department send regular report to the bank board of director. So every month they report key issues to the board, and every quarter they report key issues to the board. And every quarter they send update about communication with RBI and other regulators. So every month they report to the board via ED CMD on key role, and every quarter report to ACB on compliance function and RBI MOF Ministry of Finance communication status, right? And any department that receive a communication from RBI or other regulatory body must respond within 7 days. So this 7-day feedback is must, right? Like RBI, MOF, IBA, FIDI, FIMDA, any etc.
Once a year, the compliance team assess how well the bank is managing its risk and report it to the board. Now, there is something called exceptional reporting. What it means? See, if something serious goes wrong, seriously something goes wrong, like a major regulatory failure that get reported too, and that's a quick breakdown of the bank compliance responsibility. It's all about staying on the top of regulation to avoid risk. Now, let's talk about the CCO participation in committee. See, first let's talk about the chief compliance officer. You know, this is called CCO. So, and the committee they can join. The CCO has a key responsibility to ensure that bank follow all the rules. So they can't be, so CCO can't be part of any committee where there might be conflict of interest, right? So however, they can still provide advice to those committee. The CCO can officially join certain committee like audit committee or board, like asset and liability committee, that is called ACE, that is CRMC, credit risk management committee, that is CORM, operational risk management committee, and product group committee, that is called PCE. So if the CCO needs to be part of any other committee, that is decided by the MD, CD or CEO. MD, CEO or ED decide. Now let's look at what each department does to make sure that they are following all the rules. So first is called compliance responsibility. Every department has to follow the law and the internal guideline. If something goes wrong or a rule is broken, they must report it to the compliance department. Now let's talk about the compliance officer role. So every department assigns a senior officer called compliance officer to take care of this. They are like the go-to person for all compliance related tasks. So what does the compliance officer do? Well, their main tasks include identifying risk and in their area and coming up with plan to reduce them, monitoring compliance and making sure everything runs smoothly, submitting report on time to the regulators and the boards, and finally, and of course, they clarify any question about compliance with the compliance department. They also participate in training session and stay updated on the latest rule and turn those guidelines into easy to follow instruction for the staff. Plus, they set up a framework. You can see they set up a framework to keep track of how well the department is following the rule. Finally, when the RBI or any other regulators send a communication, department need to respond fast, and they send this feedback to the compliance department, and that's how the CCO and the other department work together to make sure the bank is always following the rule. Now let's talk about different departments and branches in bank that make sure they are following all the rules. This is the key part of creating a strong compliance culture. Let's break it down, right? So first thing first is role of functional department. First let's look at functional department and what they do for compliance. See, building compliance culture. This functional department help build a strong compliance culture by making sure all the information they submit to the RBI is accurate and up to date. Next, we have these are responsible for monitoring compliance within their area and reporting any issues to the bank management, while the compliance department keeps an eye on things. Next, we have regulatory communication. When the bank get any communication from RBI or other regulatory body, the compliance department forward it to the right team for confirmation. Sorry friends. Then we have update rules and manuals. They also regulatory update rules, manuals and standards and make sure these new guidelines reach everyone in the bank. Then we have key compliance area, that is the strategic compliance area. So each department is responsible for managing important area like KYC, AML, BCSBI, FEMA. They also make sure that important circular are displayed in all branches. Compliance certificates. At the branch level, they submit quarterly compliance certificate to the compliance department to show everything in order. Now let's talk about what happened at the branch level. See, in each branch, the branch manager plays a key role as the compliance officer. They make sure their branch is following the rules while balancing business goal. Now we have field level compliance officer. At the zonal and regional level, field level compliance officer are appointed. They report directly to the chief compliance officer to make sure everything is running smoothly. Remember, the field level compliance officer they are designated at FGMO, zonal regional office, and they report to CCO. Now if something goes wrong, these officers report breaches to their head so that corrective action can be taken immediately. Now let's move up to the regional and zonal office. So you can see they make sure that the compliance function at RO, ZO, FGMO. So they make sure that all the branches under them follow the rules and regulations and submit quarterly report to the central office. Just like in branch, if there is a breach in compliance, they report and take corrective action.
Also, the internal control coordination. The inspection department also plays a role by checking compliance during inspection at their regional level. Lastly, the zonal and regional offices provide support to the branch, helping them to stay compliant. And that's how the bank department branches work together to maintain compliance at all level. Now, let's talk about how bank manage compliance at their overseas center. So each overseas branch has its own compliance department, which is led by a local compliance officer. They make sure that the branch follow all local rules and regulation. The compliance officer is supported by an officer from India or local staff, depending on host country regulation. Let's talk about what does the compliance officer does. So they need to have a good understanding of all the statutory, regulatory and internal guideline. They report directly to the bank chief compliance officer, that is CCO, and monitor how well the branches are following the rules. They also conduct compliance tests to ensure to regularly and report the result to the CCO. The chief executive, you can see written here, the chief executive, which is called CEO, he is responsible for making sure all the compliance guidelines are followed, and HR department provide the right staff. Right, obviously HR department provide the right staff. Now next we have the learning and development team arrange regular training sessions to the compliance staff to keep them updated. Now let's talk about what happens when there is a compliance failure, that is called material compliance failure. See, compliance means following rules and requests set by both external body like regulator and internal guideline. Non-compliance can happen in different way, like through mistake in business operation, audit finding, or during regulatory inspection. So these are the source of failure. Now, independent assessment body. Independent agencies assess compliance to make sure the bank maintains its integrity and trust, and that's how compliance is managed at overseas branch. Now let's talk about the basis of internal control in branch, right? That is called material compliance. Compliance with following, obviously we have talked about this. Now material, let's talk about this compliance testing. Internal control is all about you can see internal control is all about making sure a bank run efficiently, follow the rules and reduces the risk. It helps keep the, you can see internal control, it helps keep the bank measure performance, make good decision, catches mistake or fraud before they become big problem. It is important that all staff understand the control and apply them consistently. Now, control system management. Let's talk about this control system elements. What are the elements? So let's look at the key part of internal control system. This includes the commitment from the boards and management, a solid structure, ethics and employee competence. Then we have risk assessment. So that the bank need to identify and analyze risk to put the right control in place. Risk assessment means figuring out what could go wrong both inside and outside the bank. Once those risks are known, control like performance review or asset protection are put in place. Control and procedures, you can see written here, control and procedures. So the bank also has to keep clear written procedure that all staff follow. These procedure along with accounting and information system makes sure decisions are based on timely and accurate information. Lastly, the bank need a strong control culture. So this means having a qualified staff, clear roles, and have accurate information flow. Ongoing monitoring and self-assessment help keep the system in check. Now let's talk about the essential part of banking, that is information system audit and compliance. First up, let's talk about information system. Bank need a strong control to ensure integrity, security and privacy. It is also super important to have a tested backup failure in case the system fail. Next we have audit and record keeping. You can see, so the bank need an independent audit program that check everything on an annual basis and follow up on any issues. On the top of that, record keeping must follow proper accounting principle to reflect the bank true financial status. For physical asset, bank limit access, control cash and ensure security with policies for tailored operation. Well-trained staff are crucial to keep thing running smoothly. And with India's banking becoming more digital, new regulatory challenges are emerging that bank need to stay on top of. Lastly, let's talk about compliance. It's more than just following the law. So it is an independent part of the bank that keeps an eye on the compliance risk, right? In simple terms, it helps the bank follow laws, rules, regulations, policies, right? And to avoid fines, to avoid fines and losses or damage its reputation, right? Laws, regulation, policies and codes. So to avoid fines and to avoid damaging its reputation, this compliance risk is very important. Now the next question is, what is its importance, why it is so important?
So why every bank has a compliance policy, as you know? So compliance makes sure that the bank treat customer fairly, right? So for fair practices, this is very important, and gives good financial advice, right? So that's why it is quite important. Now it also helps the bank maintain trust by promoting ethical practices. You can see build trust by ethical practices that go beyond just following the law. Now the next thing is, what is the challenges? What are the challenges? So as bank use more technology and grow financially, it become harder to keep up with regulation, making compliance even more critical. So this is one of the major challenges which the bank face. As I told you that the major challenge is that take financial integration increases regulatory challenges. Already we have discussed, right? Now compliance risk, let's talk about this compliance risk. See, when a bank does not follow the rules, it will face legal penalties, right? So if so suppose a bank does not follow the rule, so it will face something called legal penalties, and also financial losses. Okay, it will also exposed to financial losses and reputation damage. That's why having a strong compliance policy is essential to avoid this risk. So in short, we can say that compliance help bank stay on track, build trust, and operate smoothly. Stick around for more. Okay, now let's come to the next part, that is compliance risk versus other risk. See, regulatory risk. The first risk you can see is regulatory risk. Not following rules can harm the bank reputation, customer, and lead to penalty. So if you are not following the rule, it will harm the bank reputation. That is called reputational risk. And operational risk means what? This comes from bad processes within the bank, and compliance risk is a part of this operational risk process. The next is legal risk. So legal risk, if the bank break the law, it can face legal trouble and financial loss. Next come reputational risk. So when reputation takes a hit, the bank may lose customer and business. And the last is, so these are type of financial risk. And last is annihilation risk. So in extreme cases, regulator could shut the bank down. That is called annihilation risk. Next is non-financial risk. The first is business risk. Problem inside or outside the bank can affect how it operate and its profit. So some problem, some internal or external factor which affecting operation and profitability. Next is called strategic risk. If the bank strategies fail, right, it could hurt earning and capital in the future. So suppose bank strategies fail, so it could hurt earning and capital in the future. Now let's talk about compliance risk in the cyber security. Why it matter? In today tech driven banking, cyber security is crucial to keep data safe and operation smooth. Now cyber resilience. Bank need a strong cyber defense to protect information and manage risk. Compliance function. The compliance team help identify and reduce cyber security risk. So this is what the role of compliance function. Now let's talk about RBI guidelines for bank compliance. You can see written here RBI guidelines. So bank must have a compliance policy within 6 months reviewed. It should be reviewed annually. Every year. Next thing is, this policy cover risk identification, risk monitoring, and risk management. Annual reviews are required. Already I have told you that it is to be reviewed annually. Annual reviews are required to ensure everything is running smoothly, that reports to RBI is accurate, right? So annual reporting. So basically what we have seen, that compliance is about more than following rule. It protects the bank from risk, especially in today's digital world, right? So you can see control and processes, compliance policy, and it covers compliance objective, scope, role of CCO. Everything we will cover in the upcoming slides. So friends, if you want PDF of such type of content, you can enroll in our AVM PDF plan. I am providing you concise notes, ultra micro notes, and also concise notes also. So you can take help of both of them. Now let's continue our discussion on compliance principle, process, and procedures. See how compliance work in bank. That is what we are going to discuss. See, the head office identify risk and give instruction to manage them, ensuring that the bank follow the rule. Now feedback come from audits and inspection to improve processes. For new products, the chief compliance officer, that is called CCO, clear them and monitor them for 6 months to ensure that they comply with regulation. The next is compliance manual. See, bank create compliance manual to guide staff on following rule. See, there is a regular interaction between compliance, legal, risk, audit, and taxation teams.
to stay aligned on the issue. Now let's talk about what is the role of CCO. See, CCO has full access to information. He can investigate any issue and participate in RBI discussion and to stay updated. The compliance function also include monitoring and reporting result to the management and to the board. So whatever result you have, whatever outcome you have got, you have to communicate those outcome to your board and management. If there are failure, they are disclosed in the bank annual report. The next thing is code of conduct. Bank have a code of conduct to ensure fair dealing with customer and regulatory compliance. So whatever key point we have covered, let's recap all those key point here. You can see, first thing we have seen that compliance function is independent. See, this is a unique feature of our PDF that I'm again revising you all the key point which we have covered just now. See, the compliance function is independent. It ensuring that the bank follow laws, regulation and ethical practices. The goal is to avoid legal trouble, financial loss and reputational damage by following proper procedure. As bank become more tech driven, more tech focused, managing compliance become more challenging. So this compliance is a crucial part of keeping a bank secure and trustworthy. Now let's talk about compliance crucial. So let's talk about some more topic about compliance. So why is compliance important? Compliance ensure bank follow fair practices, conflict management, handle conflict well and treat customer with integrity, right, and transparency. It help building trust. And now we have already discussed what is compliance risk. It happens when a bank does not follow rule, and we have discussed this type of risk: regulatory risk, operational risk, legal risk, reputational risk, annihilation risk, business strategic. Already we have covered all this, so let's jump over to the next topic. Okay, so we have seen the compliance policy, right, cyber security and compliance, how it is related, how cyber resilience help mitigate the cyber security risk, we have discussed. Now let's talk about compliance policy and procedure. Yes, this is very important. See, so what does it mean to say that compliance policy is a part of bank governance program, right? It aligns with the RBI guidelines to manage risk and protect the bank reputation. So this policy includes objective, it includes scope and the role of the CCO, that is Chief Compliance Officer. What are the key elements of policy? The key elements of policy: risk management and internal control to ensure everything runs smoothly. And bank need to create a compliance policy within 6 months and renew it every year. This policy should cover the bank philosophy on the compliance and a strong and focus on managing risk. It should be tailored to the size and risk profile of the bank and must include a quality assurance program, right, with accurate reporting to the RBI. Now if we talk about the compliance principle and compliance procedure, the first come head office. So head office identify the risk, right, the head office identify the risk and give instruction on how to mitigate them. Next come is CCO. CCO is Chief Compliance Officer. It ensures that new products are monitored for 6 months to ensure compliance with regulation. Next come compliance manual. So what is compliance manual? Compliance manual are created for staff to follow, and there is a regular interaction between the compliance department and other teams. Now if we talk about the role of CCO, the CCO plays a key role in participating in RBI discussion and internal bank committee. Now they have the authority, the CCO have the authority to conduct investigation and can even bring in external expert if needed. The CCO regularly report any irregularity to the management and present it annual report on compliance failure to the board. Already we have discussed the code of conduct. Every bank has a code of conduct that emphasizes fair customer treatment and strict regulatory compliance, right? Now let's discuss the compliance function and overview, compliance program and overview, right? So it is what is a compliance program? So see, what is compliance program? It is a risk-based program led by the head of the compliance and involve planned activity to ensure that bank follow all rules and regulation. And every year the bank does a compliance review to check for any failure, making sure they follow regulatory guidelines. The key activities in compliance program are: first thing is the bank conduct an annual risk assessment to figure out what the major risks are and how to handle them. Next is it also create a strategy for the upcoming year, right, and make sure there is a plan to mitigate risk effectively. And finally there comes compliance report are sent monthly to the senior management. Remember it is reporting, this is very important. So it is sent monthly to the senior management and the CEO and quarterly to the board.
If there are major failure, the board is informed immediately. Now if we talk about audit, the compliance function is reviewed every year by the internal audit to ensure everything is running smoothly. And then comes the role of compliance in bank. So the compliance function is independent. Already I have told you, it reported directly to the senior management and the board. It is responsible for identifying, assessing, monitoring and reporting compliance risk. To be effective, the compliance team must have enough resources, expertise and authority, and they also provide guidance and training to the bank staff. That is called multi-jurisdictional bank. Now if we talk about bank compliance scope and CCO rule, very important. So what does a bank compliance cover? First thing is market conduct, ensuring fair practices in the market. Next is conflict management, that means handling conflict within the bank. Next is tax and advice, ensuring compliance with tax law and providing proper advice to the customer. Next is fair treatment, and the last comes statutory compliance. So statutory compliance means following important law like Banking Regulation Act, RBI Act and more. This comes under statutory compliance. Now if you talk about regulatory compliance, this means which are adhering to the guidelines set by RBI, SEBI and IRDAI, which are regulatory authority. Code of conduct means bank must follow ethical standards set by the boards like BC, SBI and IBA. Next comes accounting standards, the compliance with ICAI and SEBI for listed bank. Next come internal policy. So internal policy means ensuring that all the internal process and policy are followed. Now the next question is, who is responsible? Who is responsible for all this? So bank must set quarterly compliance. Already I have told you that reporting quarterly compliance report to the board and CCO, and director and chairman ensure that the corrective action are taken when needed. And if we talk about the role and responsibility of CCO, CCO is a key player in maintaining compliance. The CCO must serve for at least 3 years. They are appointed by ACB, that is audit committee of board or CEO, and an early removal must be approved by the board. Eligibility we talk about, must be a senior executive, GM, general manager like or equivalent, must have 15 years of experience in banking or finance with at least 5 years in audit, finance, compliance or risk role, should have a strong understanding of industry regulation and risk management. And the final case is must have a clean record with no adverse observation from RBI. So the CCO plays a crucial role, as you all know, in keeping bank on track with compliance, from managing risk to ensuring bank follow all the necessary law. The CCO ensures a smooth and ethical operation. Now already we have discussed CCO selection and appointment. See, let's dive into one more time. So senior executive committee recommend candidate for the CCO position. The board make the final decision. If we talk about RBI notification, so before appointing, transferring or removing CCO, a notification to the RBI is required, and then comes supervisory approval. The selected CCO must have their profile and certification from approved by the managing director and CEO. Now direct reporting means the CCO report directly to the MD, CEO or ACB, annual committee, right, audit committee of board. Then there is quarterly meeting. So CCO meet with ACB quarterly without senior management present, ensuring open dialogue. And the next is authority. The CCO has access to all bank record and does not report to business verticals or pursue business target. Performance review. That means board and ACB are responsible for reviewing the CCO performance. Now CCO compliance responsibility. First thing, the CCO keep the board and senior management updated on regulatory rules and compliance and changes. Next thing is clarifying issue. They can clarify any compliance related issue. Assessing risk. It means an annual assessment of the compliance risk is conducted. Then the next comes is reporting. Major compliance risk are compliance risk or changes are reported to the board, ACB, MD, CEO. Conducting testing, the CCO conduct compliance testing. Sustaining compliance means they must ensure the compliance with RBI and other supervisory observation. Now let's talk about the last topic, that is dual hatting. See, the CCO cannot conflict business role, but cannot hold conflicting business role, but must take on non-conflicting roles as AML officer. Right, example, AML officer. Advisory role, they can serve on committee that do not create a conflict of interest, such as those involving purchases or sanction. Responsibilities, designing and maintaining the compliance framework, providing traveling on regulatory risk.
So responsibility, we have seen designing and maintaining the compliance framework, providing training and communicate compliance as expectation clearly. If we talk about board oversight, so board ensure that CCO independence while being managed by MD and CEO. So the role of CCO is crucial for maintenance of compliance. Now let's see the key CCO observation. Key CCO responsibilities. The first responsibility is risk-based supervision and inspection of the supervisory evaluation ISE. So CCO coordinate with RBI supervisory strategy team for a Spark inspection, and next is they gather necessary data from the head office to prepare for inspection of the supervisory. Remember this full form. ISE means inspection for supervisory evaluation. Next is exit meeting. The CCO arranges exit meeting with top executive and the SSM team to finalize the RAR. RAR means risk assessment report. Supervisory meeting. Phase coordination of the meeting with RBI and senior executive is crucial. In this meeting, CCO present RAR, risk mitigation plan and supervisory rating. Next come action plan and compliance. The CCO submit a time-bound action plan to address any compliance-related issue and ensuring adherence to RAR and RMP. They report the compliance status and any emerging issue to the top management and audit committee of the board, AGB. Next is formulation of the compliance rule, that is CR. So the CCO ensure that the compliance rule, that is CR, are formulated and updated for all bank. Now let's do some MCQs. So the first question in the front of your screen, whatever we have discussed just now. If you really feel that this effort is useful to you, please hit the like button. Now the question is, which of the following best describe the compliance function of the bank? Option A says that the compliance function is dependent entirely within the bank. Compliance function is a dependent entity within bank responsible for minimizing only financial loss. This is incorrect because compliance function operate independently, not dependently, and also it address not only financial losses but also reputational, legal, regulatory and reputation. So this is wrong. Option B says that the compliance function focuses on adherence to internal policy only with no impact on reputational risk. This is incorrect because the compliance function is not limited to internal policy. It encompasses adherence to law, regulations and external standards. So this is wrong. Option C says that the compliance function is an independent function responsible for identifying, assessing. Yes, this is correct. Option D says that compliance function exclusively monitor compliance with market convention and legislation. So this is incorrect because the compliance function scope extend beyond just monitoring market convention and legislation. It also includes critical area like market conduct, conflict of interest and everything. Now let's move on to question number 2. So option number C is correct in this particular question. Question number 2 says that which of the following correctly explain the relationship between the compliance risk and other financial risk in the bank? So what is the relation? Option A says that compliance risk is type of legal risk exclusively concerning litigation and unmet legal obligation. This is incorrect because compliance risk encompasses a broader scope than just legal risk. It includes regulatory, operational and reputational risk. All of these are included. So it is wrong. First option is wrong. Option B says that compliance risk is a subtype of operational risk with implication for reputational, regulatory action and potential business course. So option B is correct because as it identifies compliance risk as a subtype of operational risk which can be lead to regulatory sanction and then reputational issue, etc. Option C said that compliance risk focuses solely on cyber security. This is incorrect because cyber security is a vital part of compliance risk. The compliance risk cover a wider range of issues, including market conduct, adherence to legal and regulatory adaptation. And what about option D? Option D says that the compliance risk has no impact on business risk or strategic risk as these are related to the external market factor. So see, this is incorrect because the compliance risk directly affect. So option D is incorrect. As you know, compliance risk has no impact on business risk. This is wrong. Compliance risk directly affect business risk and strategic risk. Non-compliance can lead to penalties that impact profitability. Next question is which of the following is true regarding the compliance function in bank as outlined by the compliance principle, process and procedures? First option say that the compliance function is primarily responsible for mitigating operational risk with no direct involvement in the new product clearance or annual reporting. So what about the first question? See, this is incorrect because the compliance function is directly involved in new product clearance. It is saying that it is not involved. No. New product clearance compliance function is involved, which involve monitoring for a specific period. It also plays a significant role in annual reporting to the management. The CCO plays a limited role in interdepartmental communication. This is incorrect because
because CCO has a broad and active role in interdepartmental communication, engaging with both internal department and external department, right? Option C says that the chief compliance officer is responsible for identifying compliance risk, overseeing new product clearance, and ensuring regular interaction. Correct. Option D says that the compliance person is only accountable for internal audit and does not report any failure to the board. This is incorrect because compliance person is responsible for reporting compliance failure to the board of or audit committee of board. So they either they report to the board or audit committee of board, that is called ACB, and this failure must also be disclosed on annual report. Next question is, which of the following statement accurately distinguishes compliance risk from other risks faced by the bank? So what are the options? First option says that compliance risk is primarily concerned with operational failure. See, so this is incorrect because while compliance is may relate to operational aspect, but it includes more than just operational failure. Legal risk, it includes potential legal consequence, right? Option A is wrong. Option B said the compliance risk is subtype of operational risk. So this is correct as it appropriately categorized the compliance risk as subtype of operational risk. It also emphasized the compliance risk can lead to reputational damage. Correct. Option B is correct. Option C says that the compliance risk deals with only cyber security concern and does not intersect with a strategic or business risk. See, this is incorrect because compliance risk is not limited to cyber security. It involves wide range of factors. Option D said that compliance risk is completely dependent on legal and reputational risk, which only occur from external factors like market condition and consumer trend. This is incorrect because compliance risk is not independent of legal and reputational risk. They are dependent, right? Last question: which of the following accurately describe the roles and responsibility of the CCO? Option A: the CCO has the sole authority to approve new product and does not need to monitor compliance once product is approved. This is wrong. See, once the product has been approved, it has the responsibility to so option A is incorrect because CCO is involved in approval of new product. Ongoing monitoring of the compliance is required for a specific period, typically 6 months. Option B says that compliance manual are created primarily for board of director and not intended to use by the general bank staff. So this is incorrect because compliance manual are designed to use by all bank staff. Option C says that compliance officer are empowered to investigate compliance issue, engage external expert, and reporting irregularity to the senior management and the board ACB. So option C is correct as it accurately describes the authority of compliance officer to conduct investigation, engage external expert where necessary, and report compliance to senior management. Option D says the compliance person the compliance person operate independently from interdepartmental interaction. This is incorrect because effective compliance require regular interaction with other department. It's not that so something in isolated cannot happen, right? So this is very important. The next question is, which of the following statement accurately describe the role of CCO and the compliance person in the bank? So first option say that the CCO must have at least 10 years of experience in the banking and finance industry, and tenure is set at 5 years to ensure long-term stability. This is wrong because CCO must have 15-year experience in banking, right? Option B says that the internal audit review the compliance person. The internal audit review the compliance person effectiveness, and the compliance person is responsible for providing guidance and training to both management and staff on compliance standard. Yes, it is correct. Next option C, for multi-jurisdictional bank, compliance is managed centrally by head of compliance with no delegation to individual with local knowledge. This is wrong. So as you can see, it written here that first off, bank need to keep a close eye on their financial health, right? And things like how much money they have and how well they are doing, their ability to pay debt, right? So their ability to pay debt, how well they are doing, and the risk they face, right? So these things are included in the financial health. That's why financial statements are so important. You can see these financial statements are so important, right? They give us a clear view of what is happening behind the scene. It gives a clear view of what is happening behind the scene. Now, in the banking world, transparency is a key, right? Especially in listed bank, need accurate and timely information to make informed decision. This is where various rules comes into picture. And bank follow regulation under the Banking Regulation Act, governed by the Banking Regulation Act, Companies Act, as well as guidelines from Reserve Bank of India and Basel III standard to make sure everything is in order. RBI requires bank to provide consistent information, right? To provide consistent information, banks should provide consistent information through a specific format like a Schedule 17 and a Schedule 18. Now, if we talk about RBI, risk management and audit, to stay safe, bank perform internal audit. These audit help prevent problem like which type of problem is prevent, like fraud, right? You can see written like fraud, like and ensure that bank follow RBI guidelines. They also align risk management with the bank risk appetite,
So risk management is aligned to the bank risk appetite, meaning the bank makes sure it does not take on more risk than it can handle. Now, if anything goes wrong, it is reported immediately to the compliance and risk management team. Anything goes wrong, it is immediately reported to the risk management team. Now, let's talk about the importance of internal audit. See, the term internal audit term has a big job. They provide independent check. You can see it written. They provide independent check on how well the bank is managing the risk and control. They report directly to the audit committee of board, that is called ACB. Right, so this internal audit team directly report to the ACB, that is audit committee of board, who are held accountable for bank overall performance and governance. So who is held accountable? That is ACB. ACB means what? Audit committee and board. You can see written reporting compliance and risk issue reported to the board and ACB, and this board is responsible for audit independence. This board will be held accountable for bank overall performance and governance. So in the short, we can say the role of internal audit is to keep the bank running smoothly, prevent issue before they become big problem, and protect the bank reputation. Right, so that's a quick look as how bank manage their finance and risk. Now let's discuss quality assurance. Let's start from here. Let's discuss quality assurance. See, in this slide we will continue our exploring our how bank ensure their audit and risk control are up to the mark. We will also look at the key responsibility of the board and audit member. First, bank need a quality improvement program, right, for their internal audit. This is the part of quality assurance process. This is a part of QAP, quality assurance process, which help them stay efficient and secure. Fraud prevention is another major priority. Bank have control in place to detect and prevent fraud, right? And the internal audit team checks whether this control are working properly. Audit also include fraud risk assessment. You can see written here. Audit include fraud risk assessment to spot any early sign of trouble. Is there any early sign of trouble? This is done by fraud risk assessment. Now, if we talk about the audit committee, audit reporting and board responsibility. Now, if any compliance or risk issue comes up, they report directly to the bank board or audit committee of the board. There are two things. Either you call it ACB, that is audit committee of the board, or you can call it bank board. You can see written that any compliance and risk issue is reported to the board and ACB. The board itself plays a big role in making sure the audit is independent. You can see it board responsibility ensure audit independence with enough staffing and resources. Now, if we talk about the audit committee responsibility, audit committee is a team in charge of overseeing audit, monitoring audit. It is led by an independent expert. They do a lot of critical tasks. Let's move to the next slide and see what are their responsibility. Like you can see, they set up internal audit and financial reporting policy. Second thing they do is they recommend and manage external auditor. Third thing they do, they approve the audit scope, timing and method used in auditing. Also, they make sure any issues found during audit are fixed and keep an eye on the risk management and internal control. And finally, they review the bank financial statement each year. Now, if we talk about the committee oversight and transparency, so this audit committee, let's talk about this audit committee. The audit committee also keep track of the fraud cases, cash shortages, investment and regulatory compliance. They make sure everything is in line with the regulation and report any finding to the board. If needed, they can start inquiries into the specific matter. And they meet at least 4 times a year. Remember it quarterly, right? They can initiate inquiry and they meet at least 4 times a year. So this is about the audit committee. Remember this thing, very very important. Now, if we talk about the oversight, also include checking on the quality of audit quality, and reviewing any report from a statutory audit or RBI inspection. Now, transparency is a big deal here also. The committee review internal control and policy to make sure everything is clear and open. So that's how bank maintain a strong audit and fraud prevention system. I hope this simplified explanation help you understand the key responsibility of the board and the audit committee. Now, let's see some more duties of the audit committee. Let's dive into the responsibility of the audit committee and how Reserve Bank guides bank on internal audit. We will also talk about importance of independence in audit and how breaches are reported. See, the audit committee plays a key role in keeping the bank safe. As I have already told you, they monitor risk management, statutory compliance and internal control to make sure everything is running smoothly. If they find issue, they have an authority to investigate or even bring in external expert for advice.
According to the RBI guideline, audit must have the power, resources and authority to be effective. Right. This is as per the RBI guideline. The head of the internal audit, that is called HIA. What is HIA? HIA is called head of the internal audit. So the HIA is a senior executive who has access to all the bank's record. He is a senior executive with access to all record, right? And this person is highly skilled, especially in area like banking, IT, forensic audit. They report directly to the audit committee or the managing director and CEO. This HIA report directly to the audit committee of the board and managing director and CEO. Now, if we talk about audit improvement, if we talk about the audit enhancement or audit improvement, audit are also evolving. Bank now use off-site audit, which monitor transaction remotely. They have something called information system audit to focus on IT system, and concurrent audit, so that continuously oversees process to ensure things are done correctly in real time. If we talk about the resilience and supervision, so to build resilience, banks are improving the rule of internal audit in high risk area and regularly testing risk rating. They are also integrating IT more into their audit, focusing on fraud prevention and validating their internal audit framework with external check. Now, it is crucial that internal audit remain independent. Like you can see in the next slide, independency. It is crucial that internal audit remain independent following RBI guideline to help strengthen the bank overall system. If we talk about the compliance reporting, so proper reporting structure are necessary to show how effective internal audit are. Bank must follow uniform reporting structure, uniform reporting standards for compliance and report any breaches to the right department. So whether it is within the branch, regional office or even overseas location, the process remains the same. If there is a breach, it get reported to the compliance. So that's a look at how bank manages their audit and compliance, ensuring resilience and transparency. Now let's discuss. We are going to break down some important bank disclosure requirement, accounting standards, and how bank manages. Already I have told you that ROZO official audit team report breaches during the visit, right? Functional department report to compliance. Now overseas branches also follow the same system. If we talk about the bank disclosure requirement, so bank have to follow certain rules set by the RBI to ensure transparency. These rules help promote market discipline. So key point is market discipline, right? By making sure banks share important information about their capital, risk and key business activity. All bank except RRB, that is regional rural bank, must prepare CFS. CFS means consolidated financial statement. These statements shows the overall financial position of the bank and its subsidiary. Friend, if you want PDF of such type of notes, micro notes, you can enroll in our AVM PDF plan. Detail is provided in the description section and you can get the PDF. So now all bank except RRB must prepare CFS. These statements show the overall financial position of the bank and its subsidiary according to the accounting standards. Now for RRB, they are treated as associate in the sponsor bank CFS. Now there are some specific rule bank follow for their account. For example, any entry that is older than 5 years in the block account need approval from the two official to move forward. And for nostro account, means account held in the foreign currency, if credit entry has been unreconciled for over 3 years, it is moved to the bank liability. And for debit entry outstanding for more than 2 years, banks retain 100% provision. These two things you have to remember. Now banks are also required to transfer at least 25% of their net profit to a statutory reserve, and they need RBI approval to use that reserve. Additionally, if the bank raise money by issuing share, they can use the share premium to cover the cost of issuing those shares. In the case of fraud, provision can be spread over 4 quarters instead of handling them all at once. You can see for fraud, provision is spread over 4 quarters. Now bank follow specific accounting standards like AS5. Bank must disclose any impact from prior period. Next is AS9, that revenue recognition can be postponed and this must be disclosed. Next is AS15, that is employee benefit follow ICAI guideline. AS17, bank must report by business and geography. AS18, that means related party transaction must be disclosed. AS21, that means bank must recognize tax effect and focus on capital adequacy. AS23, it means investment in associate must be accounted for. AS25,
Bank must provide half yearly financial disclosure in a uniform manner. So finally, any floating provision, right, extra means extra reserves set aside for uncertain future loss, so this is called floating provision, so must be disclosed in the notes to the financial statement. That's a quick look at how bank manage their financial reporting and reserve while following important disclosure. Now let's talk about the additional disclosure. So with some important additional disclosure bank need to make and how SEBI regulation play a role. Bank are required to disclose a range of important information such as how they use their reserve, right, how they use the reserve, customer complaint, ombudsman award, letter of comfort, provision for credit risk, in short it's called PCR, fees, right. They also need to provide detail on the concentration of deposit, NPA, recoveries, and even the remuneration, that is the remuneration of executive, especially for private and foreign bank. Now if we talk about SEBI listing regulation, so Security and Exchange Board of India have listing regulation that came into effect from September to 2015. Companies that are listed on the stock exchange must sign an agreement with those exchange. Now they also need to follow a specific accounting standard, have their financial audited annually by the independent auditor, and ensure they communicate early and equally to all investors. Additionally, listed company must adhere to both SEBI and stock exchange law. If we talk about the disclosure obligation, so to protect a stakeholder, company have to file periodic report, right, periodic report that can help track their performance. They need to provide timely update on general meeting and any change to the capital structure, share right. For any major event like financial report, buyback, or the case of fraud, the companies must notify the exchange. They also have to disclose detail of the analyst meeting resolution and meeting minutes. Now SEBI regulation 30, under the regulation 30 there are two types of mandatory disclosure. Let's come to the next slide. The first is called part A, right. So SEBI disclosure of para A means sub event must be disclosed without needing a materiality test. No materiality test is required. This means they are so important that they must always be reported. And para B say that for event that could impact operation, business changes, legal issues or contract, a materiality test is applied to decide if the disclosure is needed. Now website disclosure, which is under regulation 46. All this important information must be updated on the company website within 2 days of any changes. This include business detail, terms for independent director, and the composition of board committee. Now that wraps up our look at the additional disclosure requirement for bank and the key SEBI regulation that ensure transparency for investor. Now let's come to some MCQs. As I already told you, we will do some MCQs. So let's see the first question. The first question is, which of the following statement best describe the critical component and requirement necessary for effective internal auditing in the banking sector as outlined in the financial regulatory framework, right. So let's see the option. Option A says that user need encompasses into bank financial position, performance, liquidity and solvency, while market discipline highlight the need for timely and reliable info critical for the banking sector. Yes, option A accurately describe the key element of effective internal auditing, including the need for timely and reliable information, right, and the importance of market discipline. So option A is correct. Option B says that internal auditing should focus solely on compliance with the RBI guideline, ignoring fraud, risk control and the importance of governance. This is wrong, because they misrepresent the scope of internal auditing. And the C option says that audit committee is responsible for overseeing audit, ensuring independence and competency, and is chaired by board member without a specific expertise in auditing. So see, audit committee responsibility, already we have seen that it is chaired by a board member which have a specific, it is not without, that's why this is wrong. And what about option D? Let's see. Option D says that quality assurance in bank emphasizes fraud, risk control, but board responsibility does not require active participation in ensuring audit response. See, option D is incorrect, as they misrepresent the role of quality assurance, right. So option A is the correct answer. Now let's come to the next question. Which of the following statement accurately reflect the responsibility and function of the audit committee and the internal audit guideline in the banking sector? So we have to see the function of audit committee. So first option says that audit committee is responsible for framing internal audit policy, reviewing annual financial statement, and ensuring the effectiveness of internal control while meeting quarterly. So option A is partially correct, but here something is not mentioned. What is that? Investigative power. The RBI, that means RBI internal guidelines require that audit have no authority, limited resource, and the head HIA operate without access to record or reporting to senior management. This is completely wrong, right, because they misrepresent the audit guideline. This is completely wrong. Option B is wrong, option A is wrong.
Option C says that audit enhancements such as off-site audit and concurrent audit are unnecessary as they do not contribute to improving risk management. Or this is wrong. This is completely wrong. It misrepresents the importance of audit enhancement. Option D says that audit committee has authority to initiate inquiry into the fraud, cash shortage, and regulatory compliance, and he must monitor management, statutory compliance, and internal control. This is correct. This correctly reflects the audit committee roles in overseeing internal control. Which of the following statement best encapsulate the compliance reporting and disclosure requirement in the banking sector as per the RBI norms? So first option says that compliance reporting involves demonstrating internal audit effectiveness with a uniform reporting structure where breaches are reported to relevant department and overseas branches follow a different system. So this is incorrect because it incorrectly states that overseas branches follow a different system. This is wrong. Overseas branches also follow the same system. Option B says that the bank disclosure requirement mandate that all banks must prepare and disclose CFS with RRB treated as associate while ensuring proper accounting provision for block and master account. Correct. Absolutely correct. Now option C says that the profit and reserve management require bank to transfer 50% of the net profit to the statutory reserve. So this percentage is wrong. This is not 50%. And option D says that reporting breach state that official audit team and functional department report breaches during his visit and ensuring that there is a proper approval process. So option D is covered breaches report but does not fully explain the accounting provision. That's why option D is wrong. Correct answer is option B. Next question is which of the following statement accurately describe the accounting standards and the additional disclosure requirement for bank as per regulatory guideline. So option A says that accounting standard for bank AS5 mandate the disclosure of prior period impact, AS9 immediate revenue recognition disclosure, AS15 bank to disregard ICA guideline for employee benefit. See, this is wrong because AS9 or AS15 wrongly reported here. AS5 is correct. Additional disclosure for bank must include reserve drawdown, customer complaint, ombudsman award, detail about consultation or deposit accurate. SEBI listing regulation effective from 2 September 2015 requires companies to follow accounting standard but do not maintain annual audit. This is wrong. It mandates annual audit. Option D says that the accounting standard like AS18 and AS25. AS18 require bank to disclose related party transaction and AS25 necessitate uniform quarterly disclosure. See, option D is partly correct but incorrectly describe AS25 as requiring quarterly disclosure instead of half yearly disclosure. You can see written here AS25 यूनिफॉर्म क्वार्टर, इट इज़ हाफ ईयरली. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट में फ्रॉड को अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन किया गया है, जैसे कि झूठी प्रॉमिस, चीज़ें छुपाना या खुद गलत इन्फॉर्मेशन देना. यहाँ देखिए वही लिखा गया है. फिर उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि फॉर्जरी पे आते हैं, राइट. तो एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनीज एक्ट में फ्रॉड को कहा गया है एक्ट ओमिशन टू डिसीव हार्म कंपनीज ऑफ स्टेक होल्डर, और जो हमारा रॉन्गफुल गेन है या लॉफुल गेन है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, वो भी आता है. इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी जो है फ्रॉड को डिफाइन करता है इंटेंट टू डिसीव, और आरबीआई का कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है. इसने मिस एप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन सब को फ्रॉड के रूप में कहा है. और यदि कैश शॉर्टेज 10,000 से ऊपर हो तो फ्रॉड के रूप में ट्रीट होगा यदि सस्पिशियस हो तो बैंक के पर्सपेक्टिव में. यदि हम फॉर्जरी की बात करें तो यह किसी डॉक्यूमेंट को बदल के नया बनाने के लोगों को धोखा देना, मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको बदल दिया गया और नया बना के लोगों को धोखा देना होता है. और हमारा इंडियन पैनल कोड के अंदर अगर आपने किसी और के नाम से डॉक्यूमेंट बनाए या फेक क्लेम किए तो वो फॉर्जरी के अंदर आता है. तो डिसीव है आईपीसी सेक्शन 463 के अंदर और फॉल्स डॉक्यूमेंट हमारा सेक्शन 464 के अंदर आता है. और दोस्तों बैंकिंग फ्रॉड भी काफ़ी कॉमन है जिसमें एम्प्लॉय, बोरोवर और थर्ड पार्टी जैसे बिल्डर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि फेक एफडी बनवाना, फिक्सिशियस नेम का यूज़ करना, राइट, फेक एफडी बनवाना. फिर यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के दिखाना जिसको इन्फ्लेटेड स्टॉक बोलते हैं, ये एम्प्लॉयर के लिए फेक आईडी, फेक एफडी. फिर बोरोवर के लिए इन्फ्लेटेड स्टॉक या आइडेंटिटी थेफ्ट, और थर्ड पार्टी के लिए क्या है, थर्ड पार्टी के लिए बिल्डर्स, वेयर हाउस एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉड. ये सभी तरह फ्रॉड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट. तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बैंकिंग और साइबर फ्रॉड को डिस्कस करते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइबर फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं. यह वो टेक्निक है जो क्रिमिनल यूज़ करते हैं लोगों को धोखा देने और सेंसिटिव डेटा चुराने के लिए. कौन यूज़ करता है? क्रिमिनल यूज़ करता है, ठीक है. कॉमन साइबर फ्रॉड की बात की जा रही है. तो पहले कुछ कॉमन साइबर फ्रॉड को देखते हैं, जैसे कि फेक प्रोफाइल बनाना, सिम को क्लोन करना, वॉलेट से पैसा डिडक्ट करना, कार्ड स्कीमिंग, यूपीआई स्कैम, राइट. तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे साइबर फ्रॉड हैं.
तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप यहाँ एनीडेक्स दे सकते हैं, टीम व्यूअर, यहाँ पे आप देखिए नाम लिखा गया है एनीडेक्स और टीम व्यूअर। तो एनीडेक्स और टीम व्यूअर से भी लोगों को ट्रैप किया जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट और रिमोट एक्सेस ऐप, जैसे ये सब क्या ऐप हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट ऐप है, रिमोट एक्सेस मालवेयर ऐप है, जैसे कि एनीडेक्स और टीम व्यूअर, राइट। तो ये भी लोगों को, इससे भी लोगों को ट्रैप किया जाता है। अब देखिए साइबर क्राइम पोस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद और भी बढ़ गया है, लिखा है ना इंक्रीज डिजिटल फ्रॉड पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। और क्योंकि लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन वनरेबल है और क्रिमिनल ग्रीड और फ्रीबीज के चक्कर में यूज़र को फंसा लेते हैं। देखिए फ्रीबीज देने के चक्कर में यूज़र को फंसा लेते हैं, ग्रीड के चक्कर में यूज़र को फंसा लेते हैं। फिर दोस्तों साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी अलग अलग लेवल का होता है, राइट। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं DDoS अटैक। तो DDoS अटैक जो सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं, लिखा है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं MITM अटैक। और सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि यूज़र को ट्रिक कर देता है कि इन्फॉर्मेशन रिवील करने में। MITM अटैक क्या होता है, MITM अटैक जिसमें हैकर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद मालवेयर और स्पाईवेयर है, ठीक है। तो कुछ डेंजरस टेक्निक है जैसे स्पूफिंग, फिशिंग, राइट। यहाँ देख सकते हैं स्पूफिंग फिशिंग, जिसमें लोगों को गलत लिंक पर क्लिक करवा के उनकी इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है। यहाँ लिखा है ना नेटवर्क डेटा इंटरसेप्शन, डिसेप्टिव मैसेज फॉर डेटा थेफ्ट। रैम स्क्रैपिंग क्या होता है कि POS मालवेयर कैप्चर सेंसिटिव डेटा। ये सब आपको पता होना चाहिए कि मालवेयर क्या है, स्पाईवेयर क्या है। मालवेयर के बारे में देखिए क्या लिखा गया है, मॉनिटर डिवाइस सेंड डेटा टू अटैकर, मतलब डिवाइस को ही मॉनिटर करने लगता है और फिर वो डेटा अटैकर को भेज देता है। और फिर रैम स्क्रैपिंग में दे सकते हैं कि POS मालवेयर कैप्चर सेंसिटिव, यानी पॉइंट ऑफ सेल मालवेयर की बात हो रही है। और स्नाइपिंग और स्नूपिंग आप जानते ही हैं, ठीक है। आप डिसेप्टिव मैसेज भेजते हैं डेटा थेफ्ट के लिए। उसके अलावा जो हमारा और कुछ डेंजरस टेक्निक है जैसे कि स्पूफिंग फिशिंग, जिसमें लोगों को गलत लिंक पर क्लिक करवाया जाता है। और मोबाइल से भी रिस्क होता है, जो हमेशा ऑटो लॉक और पिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल से होता है IMEI नंबर। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप लिखा जा रहा है IMEI नंबर सेव रखें और डिवाइस खो जाए तो रिपोर्ट ज़रूर करें। लिखा है ना कि ऑटो लॉक जरूर रखें, मोबाइल की सिक्योरिटी बताई जा रही है। एनीडेक्स में रिस्क होता है रिमोट अनऑथराइज्ड एक्सेस का। जूस जैकिंग, यानी कि आप चार्जिंग पोर्ट के माध्यम से मालवेयर डालना, देख रहे हैं चार्जिंग पोर्ट के माध्यम से ही मालवेयर आता है, उसको जूस जैकिंग कहते हैं। 0 डे, आप मान लीजिए कि कुछ अनडिटेक्टेड सॉफ्टवेयर फ्लॉ है, उसको 0 डे कहा जाता है। फार्मिंग, आप फेक साइट पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, उसको फार्मिंग कहा जाता है। स्मिशिंग फिशिंग, यानी SMS और कॉल से आप फिशिंग कर रहे हैं, इसे स्मिशिंग कहा जाता है। स्पीयर फिशिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं या टॉप मैनेजमेंट को टारगेट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोबाइल सिक्योरिटी, ऑनलाइन सेफ्टी एंड फॉल्स फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में। सबसे पहले मोबाइल सिक्योरिटी के लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक यूज़ करें और SMS पिन जरूर सेट करें, स्पेशली अगर आप एनीडेक्स जैसे रिमोट एक्सेस ऐप यूज़ कर रहे हैं तो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि वेबसाइट पर भी सिक्योर ब्राउजिंग का ध्यान रखें। HTTPS चेक करें, साइट्स को वेरीफाई करें और कभी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक मत करें। फिर अपडेटेड रहें, सिक्योरिटी के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। प्राइवेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अपनी पब्लिक इन्फो लिमिट रखें और अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात करें तो अगर आप फ्रॉड रिपोर्टिंग के प्रोसेस पर आते हैं तो अगर फ्रॉड हो जाए तो बैंक को RBI को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है। लिखा है ना बैंक रिपोर्ट फ्रॉड टू RBI विदिन 7 डेज। और मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करने होते हैं अगर फ्रॉड जो है 50 लाख के ज़्यादा हो तो, ठीक है। देखिए FMR समेसन टू CFMC SSM बाय मंथ एंड 50 लाख से ऊपर के लिए आपको मंथली रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ फ्रॉड अटैम्प्ट हो तो उसका भी रिपोर्ट 10 लाख से ज़्यादा होने पर दिया जाता है। लिखा है 50 मिलियन से ऊपर है तो 50 लाख के ऊपर है तो सबमिट विद इन अ वीक। और उसके बाद दोस्तों यह टाइमली रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब थोड़ा सा हम लोग फ्रॉड रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग पे बात करते हैं। तो जब भी 1 लाख से ज़्यादा का फ्रॉड होता है ना तो यहाँ देखिए लिखा गया है, पहले मैंने बताया कि सबमिट के FMR टू RBI CFMC SSM विद 7 डे मंथ एंड। और यदि 1 लाख के ऊपर का आपका फ्रॉड है तो उसकी रिपोर्टिंग बोर्ड को की जाती है और अगर स्टाफ इन्वॉल्व हो तो उनके ऊपर भी एक्शन लिए जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 0.1 मिलियन मतलब 1 लाख के ऊपर फ्रॉड, बोर्ड को रिपोर्टिंग किया जाएगी, एक्शन लिया जाएगा स्टाफ पे, राइट। और एक चीज़ यहाँ देखिए फ्लैश रिपोर्ट कहा जाता है 50 मिलियन के ऊपर के फ्रॉड के लिए सबमिट विद इन अ वीक।
ठीक है। और फिर अटेम्प्टेड फ्रॉड के लिए यदि 10 मिलियन के ऊपर का अटेम्प्ट है तो एसीबी को, एनुअल ऑडिट कमेटी बोर्ड को किए, आरबीआई को करने की आवश्यकता नहीं है। एफआईआर प्रोसेस क्या होता है कि ब्रांच सिक्योर करेगा डॉक्यूमेंट को। अच्छा, एक और चीज़, तो एक मैंने क्या बोला कि 1 लाख के ऊपर है फ्रॉड तो उसको बोर्ड को रिपोर्ट करना होगा, और यदि स्टाफ है तो उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, यदि मान लीजिए कि आपका 1 करोड़ के ऊपर है तो यहाँ देखिए 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ से ज़्यादा केस है तो उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनती है जो बोर्ड लेवल पर काम करती है, इसको बोर्ड लेवल कमेटी बोलते हैं। यह कमेटी मेजर केसेस को रिव्यू करती है और अगर रिपोर्टिंग में डिलेज हो तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी इशू करती है। यहाँ लिखा है ना, एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी। बैंक अपनी फ्रॉड रिस्क पॉलिसी को आरबीआई के रूल के हिसाब से अपडेट करते हैं और अगर रिपोर्टिंग में डिले या इनएक्शन होता है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 47A के तहत पेनल्टीज भी लगा सकती है। उसके बाद दोस्तों, यह प्रोसीड्यूर फ्रॉड को मैनेज और मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, तो ये सब हमें याद रखना है, ये सब पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद एक आप यहाँ देख सकते हैं कि कमेटी का रिव्यू क्वार्टरली होगा, एनुअल फ्रॉड रिव्यू होगा और फ्लैश रिपोर्ट 50 मिलियन के ऊपर के फ्रॉड के लिए 1 वीक के अंदर सबमिट करना है। अटेम्प्टेड फ्रॉड में जो आपका 10 मिलियन के ऊपर है उसको एनुअल कमेटी और ऑडिट कमेटी बोर्ड को आपको सबमिट करना है, ठीक है, आरबीआई की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सीटीएस के बारे में बात करते हैं, चेक हैंडलिंग के बारे में। देखिए, बैंक को इंश्योर करना होता है कि सिर्फ सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक ही यूज हो ताकि सिक्योरिटी हाई रहे। और दूसरी बात कि अगर 2 लाख के ऊपर का, यहाँ देखिए, यदि 2 लाख के ऊपर का चेक है तो उस पर यूवी वेरिफिकेशन होता है, और अगर 5 लाख से ज़्यादा का चेक है तो मल्टीपल लेवल चेक की जाती हैं, ठीक है, ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। नए अकाउंट को भी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। सेफ्टी के लिए एसएमएस अलर्ट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे चेक क्लियर होने पर पेयर और ड्रॉअर को नोटिफिकेशन मिलता है। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हो या पब्लिक ऑफिसर इन्वॉल्व हो तो उन्हें पुलिस या सीबीआई को रिपोर्ट किया जाता है। लिखा है ना कि आप यदि 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हो रहा है तो पुलिस या सीबीआई को रिपोर्ट किया जाएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगर कुछ और फ्रॉड प्रिवेंशन मेजर में आता है पॉजिटिव पे सिस्टम, इसको पीपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए पॉजिटिव पे कहा है ना, पीपीएस। तो ये 50,000 के ऊपर के चेक होते हैं उनके लिए कस्टमर को बैंक को पहले ही चेक की डिटेल देनी होती है, राइट, इसको पीपीएस बोलते हैं। फिर दोस्तों, फॉर्जरी या चेक फ्रॉड के केस की बात करें तो फॉर्जरी या चेक फ्रॉड के केस में अलग अलग रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। जैसे पेइंग बैंक को फ्रॉड चेक का रिपोर्ट करना होता है, और अगर इंटर ब्रांच फ्रॉड हो तो हेड ऑफिस, आरबीआई और पुलिस तक नोटिफाई किया जाता है। यानी जो पेइंग बैंक है वो फ्रॉड चेक का रिपोर्ट तुरंत देगा, और इन 2 ब्रांचों के बीच में फ्रॉड हो तो आप क्या करेंगे, ब्रांच रिपोर्ट को फेक चेक फ्रॉड को हेड ऑफिस, आरबीआई और पुलिस तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कलेक्शन फ्रॉड हो तो कलेक्टिंग बैंक रिपोर्ट करेगा फ्रॉडलेंट कलेक्शन को आरबीआई को और लॉ इन्फोर्समेंट करवाएगा। ये सब पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम, एसएमएस अलर्ट, चेक वेरिफिकेशन। फिर एक आता है लोन फ्रॉड डिटेक्शन और रेड फ्लैग अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएफए, रेड फ्लैग अकाउंट को। तो पहले समझते हैं कि आरएफए होता क्या है। जब किसी लोन अकाउंट में फ्रॉड के साइन दिखते हैं तो हम अर्ली वार्निंग सिग्नल या ईडब्ल्यूएस से डिटेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई लोन अकाउंट है, ठीक है, और उसमें हमको फ्रॉड के साइन दिख रहे हैं, तो फ्रॉड के साइन वहाँ विजिबल है लोन अकाउंट में, तो हम ईडब्ल्यूएस का यूज़ करते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या होता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल से डिटेक्ट करते हैं, तो उस अकाउंट को रेड फ्लैग अकाउंट यानी आरएफए मार्क कर दिया जाता है। अब ईडब्ल्यूएस मॉनिटरिंग का क्या प्रोसेस है वो जरा देखिए, ठीक है। तो बैंक को हमेशा ईडब्ल्यूएस का ध्यान रखना होता है। अगर किसी अकाउंट में 50 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर है और ईडब्ल्यूएस डिटेक्ट हो जाए, देखा ना 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ होता है, 50 करोड़ का एक्सपोजर से ज़्यादा है और ईडब्ल्यूएस और वहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस डिटेक्ट हो जाए तो उस अकाउंट को आरबीआई क्या करता है, फ्रॉड मार्क करके सीआरआईएलसी पर रिपोर्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर लोन फ्रॉड 50 करोड़ से कम का है, 50 करोड़ से ज़्यादा का है तो सीआरआईएलसी को रिपोर्ट किया जाएगा आरएफए मार्क करके, और यदि 50 करोड़ से कम का लोन है, लोन फ्रॉड है, तो बैंक अपने प्रैक्टिस के हिसाब से मॉनिटरिंग कर सकते हैं और आइडेंटिफाइड फ्रॉड को आरबीआई और सीएफएमसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, लिखा गया है। इसके लिए लोन ऑफिसर को स्पेशली ट्रेन किया जाता है ताकि वो ईडब्ल्यूएस को पहचान कर टाइमली रिपोर्ट कर सके, यही कह रहा है यहाँ पे। अब देखिए, हर महीने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ग्रुप या एफएमजी एक आरएफए रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। इसको एफएमजी का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ग्रुप। तो एक आरएफए रिपोर्ट सीएमडी या सीईओ को सबमिट करती है ताकि टाइमली एक्शन ले सकें। तो ये था कुछ लोन फ्रॉड डिटेक्शन और आरएफए रिपोर्टिंग के लिए स्टेप्स, ठीक है। याद रखिएगा 50 करोड़ के ऊपर और 50 करोड़ के नीचे हमारा अलग अलग केसेस होते हैं। उसके बाद हम थोड़ा ईडब्ल्यूएस सिग्नल के बारे में बात करते हैं अगले स्लाइड में। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ होते हैं ना, तो उनको देखते हैं। अगर हाई वैल्यू चेक बाउंस हो रहा है, स्टैट्यूटरी ड्यू अनपेड है या पेमेंट डिले में है तो यह रेड फ्लैग हो सकता है। क्या क्या बोला मैंने, हाई वैल्यू चेक बाउंस, स्टैट्यूटरी ड्यू अनपेड है और डिलेड पेमेंट हो रहा है, तो ये सब हमारे रेड फ्लैग अकाउंट के चांसेस हो सकते हैं। ऑपरेशनल रेड फ्लैग में कुछ साइन है, जैसे कि स्टॉक या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करना, प्रोजेक्ट में बार बार चेंजेस लाना, ओल्ड फॉरेन बिल लाना,
ये इंडिकेटर बता सकते हैं कि कुछ गड़बड़ तो हो सकती है। फिर दोस्तों फंड का मिसयूज, तो फंड मिसयूज भी एक मेजर वार्निंग है, जैसे लोन फंड का मिसयूज या इंस्पेक्शन में डिले, डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल इशू भी होते हैं, जिसमें कोलेट्रल का टाइटल डिस्प्यूट में हो या मल्टीपल लैंडर इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए ना, कोलेट्रल का टाइटल डिस्प्यूट में हो, मल्टीपल लैंडर हो, ये सब के सब डॉक्यूमेंटेशन इशूज़ होते हैं। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में अलर्ट करते हैं, अगर लोन रिपेमेंट दूसरे बैंक से हो रहा है, फंड किसी रिलेटेड फर्म में इन्वेस्ट हो रही है या ओवरड्यू बिल का ट्रेंड है, तो ये सब फ्रॉड के सिग्नल हैं। लिखा गया है ना, लोन रिपेमेंट फ्रॉम अदर बैंक, फिर फंड इन्वेस्टेड इन रिलेटेड फर्म। फिर हम बात करते हैं स्टॉक ऑडिट और रिपोर्ट की पॉइंट्स, इसके रिलेटेड पॉइंट को समझिए। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट देखते हैं। लायबिलिटी जो एनुअल रिपोर्ट में नहीं दिखती लेकिन आरओसी में डिस्क्लोज है, देखिए यहाँ लिखा जा रहा है लायबिलिटीज मतलब कि जो हमारे एनुअल रिपोर्ट में नहीं दिखती है लेकिन आरओसी में डिस्क्लोज होता है। फिर आरटीजीएस, उसके बाद क्या कर रहा है कि फ्रिक्वेंट लोन रिक्वेस्ट, ठीक है, ये केसेस होता है। रूटिंग की बात करें तो आरटीजीएस के बड़े पेमेंट या हैवी कैश विड्रॉल इन लोन अकाउंट, राइट। फिर उसके बाद इन्वेंट्री और रिसेबल का टर्नओवर के साथ मैच ना करना, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है कि जो हमारा इन्वेंट्री है, जो रिसेबल है, वो टर्नओवर से मैच नहीं कर रहा है। बिल वेरिफिकेशन, लैक ऑफ ओरिजिनल बिल, कैश विड्रॉल में मान लीजिए हैवी विड्रॉल हो रहा है, सब केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। करंट एसेट की बात करें तो ये सब के सब जो केसेस आपके सामने है ना, ऑल दीज आर रिलेटेड टू आवर स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट। अब देखिए उसके बाद एक है कि आपका आरटीजीएस ट्रांसफर लार्ज पेमेंट होगा, करंट एसेट सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस हो कर रहा है करंट एसेट में, वर्किंग कैपिटल जो है टर्नओवर के रेस्पेक्ट में हाई बोरोइंग हमने ले रखा है, फिक्स एसेट में बढ़ रहा है बिना लॉन्ग टर्म फंड के, मतलब अब फिक्स एसेट लेने का तरीका है लॉन्ग टर्म फंड से या शॉर्ट टर्म फंड से मान लीजिए डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा एक पॉइंट बताया जा रहा है अनबिल्ड रेवेन्यू, मतलब सबसे पहले कुछ की इंडिकेटर्स है, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट में अब देखिए यहाँ पे अनबिल्ड रेवेन्यू जैसे ईयर ओवर ईयर इंक्रीज हो रहा है, इंटर कंपनी डील्स, लास्ट ट्रांजैक्शन एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये सब के सब सिग्नल्स हैं फ्रॉड के। अब देखिए एक है हमारा एनुअल रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी बताया जा रहा है कि कुछ की इंडिकेटर्स हैं बैंक में की विजिलेंस फंक्शन और रेड फ्लैग के बारे में आइए बात करते हैं। तो देखिए जैसे एनुअल रिपोर्ट में मटेरियल डिस्क्रिपेंसी या डिस्क्लोजर पुअर हो, टैक्स रिलेटेड रेड हो, प्रमोटर का स्टेक कम हो या मैनेजमेंट में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो, ये सब के सब मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, पुअर डिस्क्लोजर, टैक्स रेट, प्रमोटर डायरेक्टर स्टेक। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर है तो बैंक लीगल ऑडिट और क्वार्टरली रिव्यू भी करता है ताकि रिस्क का टाइमली असेसमेंट हो सके। लिखा है ना, लीगल ऑडिट फॉर एक्सपोजर 5 करोड़ प्लस क्वार्टरली रिव्यू। अब बात करते हैं विजिलेंस के टाइप पे। देखिए 3 मेन टाइप होते हैं विजिलेंस के, एक होता है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव विजिलेंस सिस्टम फ्रॉड और मिसकंडक्ट को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिटेक्टिव वाला जो है वो विजिलेंस कंप्लेंट और ऑडिट के थ्रू फ्रॉड डिटेक्ट करता है, ठीक है। और तीसरा है हमारा प्यूनिटिव, तो प्यूनिटिव विजिलेंस में ऑफेंडर को पेनलाइज किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव में सिस्टम फ्रॉड और मिसकंडक्ट को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिटेक्टिव विजिलेंस कंप्लेन और ऑडिट के थ्रू फ्रॉड डिटेक्शन करता है। और प्यूनिटिव विजिलेंस में जो ऑफेंडर है उसको पेनलाइज करता है। आरबीआई के जो सेंट्रल विजिलेंस सेल हैं यानी सीबीसी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस सेल, और सीबीआई के साथ काम करता है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो। तो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, प्यूनिटिव आपको याद रहेगा ना। प्यूनिटिव के बारे में बता सकते हैं क्या होता है? तो प्यूनिटिव विजिलेंस में ऑफेंडर को पेनलाइज किया जाता है, लिखा गया है पेनलाइज। और डिटेक्टिव में क्या होता है कि विजिलेंस कंपनी और ऑडिट के थ्रू फ्रॉड डिटेक्ट करता है। फिर हम बात करें इसके प्रिवेंटिव विजिलेंस में कुछ की मेजर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि रेगुलर ऑडिट, रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करना, सरप्राइज इंस्पेक्शन और जॉब रोटेशन, ये सब के सब हमारे प्रिवेंटिव ऑडिट के पार्ट हैं, प्रिवेंटिव विजिलेंस के पार्ट हैं। मतलब रोकना है ना, ऐसा सिचुएशन होने से रोकना। और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस जो है इसके अंदर फिशिंग और फ्रॉड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी और एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम फिशिंग की बात करते हैं। तो फिशिंग में क्या होता है कि सोशल इंजीनियरिंग वाया फेक मेल, मैंने बताया था डेटा चुराने के लिए फेक मेल भेजे जाते हैं फिशिंग के अंदर। अब एक होता है पार्टिसिपेटिव विजिलेंस में एम्प्लॉय एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ताकि इंटरनल कंट्रोल और करप्शन के अगेंस्ट विजिलेंस स्ट्रॉन्ग हो। और यह सीबीसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है जो कि 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी और 1998 में स्टैटरी एसेट में और स्टैटरी स्टेटस मिला था। चलिए ये सभी पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अब हम लोग अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीओ के रोल के बारे में। तो सीबीओ के रोल को समझते हैं। सीबीओ पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 5 और ऊपर के ऑफिसर के केसेस में विजिलेंस मैनेज करते हैं, ठीक है। स्केल 5 ऑफिसर होते हैं
और ये ऑटोनोमस हैं और डायरेक्टली सीनियर एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करते हैं ताकि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। देखिए विजिलेंस केस में क्या होता है कि कुछ कॉमन टाइप में ब्राइबरी, इलीगल गेन, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट, फॉर्जरी और नेग्लिजेंस जैसी एक्टिविटी आती है। अगर यह केसेस कंप्लेन करप्शन रिलेटेड हो तो जो मिसकंडक्ट के बेसिस पर उठाए जाते हैं। जूनियर ऑफिसर भी करप्शन रिपोर्ट कर सकते हैं और उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए विजिलेंस का क्या प्रोसीड्यूर होता है। तो पब्लिक नोटिस लगाई जाती है जो ब्राइबरी और करप्शन डिस्करेज करता है। कंप्लेन को ट्रैक करने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें कंप्लेन का स्टेटस अपडेट होता है, जैसे नो एक्शन, वेरीफाइड, फॉरवर्डेड या इन्वेस्टिगेटेड। फिर सीवीओ का रोल प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव दोनों है। याद रखिएगा प्रिवेंटिव भी डिटेक्टिव भी है। प्रिवेंटिव में बैंक सिस्टम को एग्जामिन किया जाता है ताकि करप्शन रिस्क आइडेंटिफाई हो सके, और डिटेक्टिव रोल में सीवीओ सर्वेलेंस, कंप्लेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन हैंडल करता है। इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग हैंडल करने के लिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि रिपोर्टिंग प्रोसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रॉम्प्टली की जाती है। अब देखिए एक हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है जिसको डीए बोलते हैं। तो डीए को डिसीजन में हेल्प करती है। अगर 2 ऑडिट या 4 साल में कुछ प्रूव नहीं होता है तो एक्शन ड्रॉप हो जाता है, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग डीए की बात कर लेते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रोल समझते हैं। डीए डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखिए लिखा जा रहा है डीए डिसीजन लेता है प्रोपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर ज़्यादा चांसेस हैं कि मिसकंडक्ट हुआ है तो एक्शन लिया जाता है। ये एब्सोल्यूट प्रूफ पे नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है, इसीलिए नाम ही रखा गया है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, लिखा है ना, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होना चाहिए। और जो डीए है यानी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, ठीक है, ताकि डीए को प्रॉपर डिसीजन लेने में मदद मिल सके। और अगर किसी मिसकंडक्ट के डिटेक्शन को 2 ऑडिट या 4 ईयर के अंदर नहीं हो पाता, मान लीजिए कि कोई मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट का डिटेक्शन जो है 2 ऑडिट या 4 ईयर के अंदर नहीं हो पाता तो उस केस पे एक्शन नहीं लिया जाता। वही कहा जा रहा है टाइम लिमिट फॉर एक्शन, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा यदि अनडिटेक्टेड रहे 2 ऑडिट में या 4 साल में। फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट डीए को सपोर्ट करता है इन्वेस्टिगेशन और पेनल्टी रिकमेंडेशन में। एक्यूज को अपना साइड रखने की राइट मिलती है, मतलब वो एविडेंस को कंटेस्ट कर सकता है। दूसरी बात है पेनल्टीज़ भी अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं यदि मेजर है तो अगर मेजर मिसकंडक्ट हो तो पे कट, डिमोशन, फोर्स रिटायरमेंट या डिसमिसल हो सकता है। और माइनर पेनल्टी जैसे वार्निंग या लेसर एक्शन भी लिया जा सकता है। टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस काफ़ी ज़रूरी है ताकि स्टाफ मोराले डाउन ना हो। यह प्रोसेस गवर्नमेंट और सीबीसी के मॉनिटरिंग में होती है। टाइमली डिस्पोजल यहाँ देखिए बताया जा रहा है टाइमली डिस्पोजल के बारे में। ये देखिए उसके बाद दोस्तों टाइमली डिस्पोजल के बाद अब प्राइवेट और फॉरेन बैंक में विजिलेंस गाइडलाइन को समझते हैं। आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक प्राइवेट और फॉरेन बैंक को एंटी करप्शन मेजर इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। अब एक होता है सीआईबी क्या होता है, चीफ ऑफ इंटरनल विजिलेंस, इसको सीआईबी बोलते हैं। तो ये जो चीफ ऑफ इंटरनल विजिलेंस होते हैं इनका रोल होता है करप्शन को इन्वेस्टिगेट करना, इंटेलिजेंस गैदर करना और सीईओ को रिपोर्ट करना। सीआईबी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन का मंथली रिव्यू करता है और बोर्ड को रिपोर्ट करता है। तो की प्रैक्टिसेस में सेंसिटिव रोल को आइडेंटिफाई करना और स्टाफ प्रोटेक्शन और मैंडेटरी लीव पॉलिसी को इन्फोर्स करना शामिल है। फिर कह रहा है कंप्लेन चाहे एनोनिमस हो या नहीं इन्वेस्टिगेशन की जाती है, अगर वो मेरिट पे होती है तो। फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में डिसाइड किया जाता है कि इंटरनल इंक्वायरी होगी या पुलिस को इन्वॉल्व किया जाएगा। स्पेशल केसेस में पुलिस या एसएफआईओ के साथ कोलैबोरेशन होती है, ठीक है। तो ये सब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है जो कि ध्यान रखने हमें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर। आपको यदि इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है कोर्स का। धन्यवाद।